हेलो बच्चों, मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं परसेंटाइल बूस्टर बैच में। आज हम लोग करने वाले हैं लेक्चर वन शॉट, जो है हमारे पास ऑसिलेशंस का, जिसको आप सिंपल हार्मोनिक मोशन से भी जानते हैं चैप्टर को, ठीक है। और जनरली बच्चे इसको एसएचएम एंड वेव्स क्लब कर देते हैं, क्योंकि ये भी नहीं आता है तो वो भी नहीं आता है, दोनों को मिला के ही बोला जाए, है ना। तो एसएचएम एंड वेव्स का एक पहला पार्ट हम लोग देखेंगे, ऑसिलेशंस वाला पार्ट, ठीक है। आसान चैप्टर है, अच्छा खासा वेटेज भी आप ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमें पहले बेसिक्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन देखने हैं। टाइप ऑफ पेंडुलम में हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, स्प्रिंग ब्लॉक है, टॉर्सियोनल है और कंपाउंड है। टॉर्सियोनल एंड कंपाउंड पेंडुलम पे ज्यादा क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है। लेकिन आपके स्प्रिंग ब्लॉक और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम पे मिलेंगे, फिर आपको अपने नॉर्मल पेंडुलम या फिर आप कहें तो नॉर्मल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम पे मिलेंगे, ठीक है। टाइम पीरियड और जनरल केसेस जरूरी नहीं है कि जो आपने पेंडुलम्स जो टाइम पीरियड निकाला है वही आएंगे। आपको और तरीके से भी टाइम पीरियड निकालने के लिए, जैसे क्लास में आपको यूट्यूब के अंदर ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड निकलवाया गया होगा, एक बॉडी को पानी में रख के मूव कर दिया, उसका टाइम पीरियड निकलवाया गया होगा। तो जनरल केसेस के भी टाइम पीरियड है हमारे पास। एंड देन डैम्ड ऑसिलेशन। पहले डैम्ड ऑसिलेशंस के ऊपर इतने क्वेश्चंस नहीं आया करते थे, लेकिन अब रिसेंट ईयर्स में डैम्ड ऑसिलेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर वेटेज वाइज देखा जाए तो सबसे ज्यादा वेटेज अगर आप देखें तो इसी का ही है, फिर इसी का ही है, फिर आप इन दोनों का थर्ड एंड फोर्थ, मतलब इसी ऑर्डर में ही है। मतलब जनरली क्या होता है कि जब पेपर होता है तो कुछ पार्ट जो आखिरी वाला है उससे भी ज्यादा क्वेश्चंस कई बार बनाए जाते हैं। लेकिन अगर आप एसएचएम की बात करें तो बेसिक्स और टाइप ऑफ पेंडुलम पे ही ज्यादा क्वेश्चंस है। तो अगर आपने चैप्टर की इनिशिएशन अच्छे से कर रखी है तो आप कुछ क्वेश्चंस, या कुछ नहीं, मेजॉरिटी क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे। जो आपके जनरल केसेस वाले हैं, जहां पर टीचर आपको अलग अलग तरीके से टाइम पीरियड निकालना सिखाता है, वो वाले हैं। और ये ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है कि यही टाइप के होते हैं, किसी भी टाइप से एसएचएम का क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो जनरल केसेस हो जाते हैं। डैम्ड ऑसिलेशन जनरली बच्चा छोड़ देता है, आखिरी वाला पार्ट है, तो इसके ऊपर अब क्वेश्चंस आने स्टार्ट हुए हैं, तो आपको इसको भी अब सीरियसली ले लेना चाहिए। तो चलिए बेटा, करते हैं आज के लेक्चर की शुरुआत। पहला क्वेश्चन है, फॉर अ सिंपल पेंडुलम अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी अगेंस्ट इट्स डिस्प्लेसमेंट डी। Which one of the following represents these correctly? Graphs are symmetric and not drawn to the scale. तो इनमें से काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कौन सा है, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कौन सा है? और ये वाले ग्राफ वाले क्वेश्चन बेटा कई बार रिपीट हो चुके हैं। आई थिंक मैंने उनको होमवर्क में भी डाला है। जैसे एक ये क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है एंड एक ये वाला क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है। तो आपको ग्राफ वाले क्वेश्चंस को भी थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखना है, ठीक है। तो चलिए बेटा, अगर हम लोग एसएचएम की बात करते हैं, ठीक है, तो मेन सारी चीजों को रिवाइज करते हुए चलेंगे। अगर मैं एसएचएम की बात करूं, पार्टिकल इन एसएचएम, तो इसके पास हम लोग दो टाइप की एनर्जी रहती हैं। एक होती है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये हाफ के एक्स स्क्वायर, स्प्रिंग के जैसे आप याद रखना, और या फिर आप कह सकते हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको, ये तो हो गया एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, और इसी में अगर आप देखें तो एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई अगर आप रखें जनरल केस, ठीक है, तो ये आपका होएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई, आपको इस प्रकार से मिलेगा। तो ये वाला फॉर्म आपको याद रखना है, ठीक है। ये वाला फॉर्म है पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। दोनों को, ये फंक्शन ऑफ टाइम है, अगर किसी टाइम पर पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाए तो ये यूज करेंगे, दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स। किसी पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाए तो हमारे पास ये है। अगर आप काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी आपके लिए होती है हाफ एम वी का स्क्वायर, अगर आप देखें, और यहीं से अगर आप v निकालते थे तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई आपको इस प्रकार से मिलता था बेटा। तो अगर आप यहां पर रख देंगे तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हमारे पास कॉस स्क्वायर, ठीक है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, या पहले इसको ना एक काम करते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स का बना लेते हैं। अगर आप काइनेट v की बात करें तो इन दोनों से रिलेशन आपने ये भी देखा होगा, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला रिलेशन भी कई बार यूज होता है ना। तो अगर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स की बात करें तो आप यहां पे रखेंगे हाफ एम, ठीक है, v को स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आपका ये रिलेशन आएगा जो फंक्शन ऑफ एक्स है। और अगर आप v को टाइम के टर्म में डाल देंगे तो याद आएगा हाफ एम ओमेगा का स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ये
आपका इस प्रकार से आ जाएगा। ये फंक्शन ऑफ टाइम हुआ, ये फंक्शन ऑफ एक्स हुआ, ठीक है। ये फंक्शन ऑफ टाइम है और ये फंक्शन ऑफ एक्स है। अगर आप टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी जैसे आप इन दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है, जैसे आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये आती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, इस टाइप से। और यहां पर भी अगर आप जोड़ेंगे तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ना ही ये पोजीशन एक्स पर डिपेंड करता है, ना ही ये टाइम पर डिपेंड करता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं दिस इज कांस्टेंट। क्या कहते हैं हम लोग इसको? कांस्टेंट, राइट। तो ये पूरा आपका कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं तो ये आपका पूरा कंसेप्ट रिकॉल हो जाना चाहिए। अब अगर आप ध्यान से देखें तो पोटेंशियल एनर्जी एक्स की वैल्यू 0 पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी 0 रहेगी, ठीक है। एक्स की वैल्यू 0 पर पोटेंशियल एनर्जी, हाँ इन्होंने कहा है जब एक्स की वैल्यू 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। और कह रहे काइनेटिक एनर्जी 0 है, गलत। तो ये वाला हमारे पास चला गया, ठीक है। अगर आप इसकी बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी एट एक्स इक्वल टू 0 अगर आप बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। अगर आप इसी में टोटल एनर्जी का ग्राफ बनाते तो टोटल एनर्जी का ग्राफ आपका ये रहता विच इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो बी ऑप्शन आपका आंसर बेसिकली आएगा, ठीक है। इस प्रकार से नहीं आएगा, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर रहती है, ना कि माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आपको ये भी ध्यान रखना है, मैं इसी चीज में आपको बता देता हूं, पोटेंशियल एनर्जी स्टार मार्क करके, पोटेंशियल एनर्जी इज रेफरेंस डिपेंडेंट। पोटेंशियल एनर्जी इज रेफरेंस डिपेंडेंट। तो आपका पोटेंशियल एनर्जी का कर्व जरूरी नहीं है कि एट एक्स इक्वल टू 0 पोटेंशियल एनर्जी 0 ही हो, ठीक है। तो एक्चुअली में पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू यू नॉट प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, ऐसा हो सकता है ना। जैसे मान लो कि हमारे पास एक स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम है, आप यहीं पर पोटेंशियल एनर्जी 0 लेंगे तो ये मीन पोजीशन पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। लेकिन अगर मैं यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 ले लूं, ठीक है, तो यहां पर कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, राइट। तो जरूरी नहीं है मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी 0, मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, ये श्योर है। एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी आपकी मिनिमम होगी, दैट विल बी 0, ठीक है। तो आपका पोटेंशियल एनर्जी का कर्व अगर आप बात करें, जैसे काइनेटिक एनर्जी का कर्व आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का आपका कर्व ऐसा ही रहेगा, ठीक है। ये x इक्वल टू 0 पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का जरूरी नहीं है, ठीक है, कि वो 0 हो। तो आपका ऐसा भी पोटेंशियल एनर्जी का कर्व शिफ्टेड हो सकता है, यू नॉट कुछ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है मीन पर, और आपकी दोनों की टोटल एनर्जी इस प्रकार से इस बार शिफ्ट हो जाएगी। इसी यू नॉट की वैल्यू से ये हमारे पास शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको यहां पर याद रखना है कि हमारे पास इस प्रकार से भी ग्राफ पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, अ पार्टिकल परफॉर्म अ सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड ए। एक पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड हमें दे रखा है, ठीक है, दैट इज ए, क्लियर। इट्स स्पीड इज ट्रिबल्ड एट अ इंस्टेंट व्हेन इट इज एट अ डिस्टेंस 2a/3 फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। जैसे मान लीजिए कि वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, ठीक है, इसका जो एम्पलीट्यूड है दैट इज ए, ठीक है, ये अपना 2a/3 पोजीशन पर जब ये था, 2a/3 पोजीशन पर जो भी इसकी स्पीड थी उसको 3v कर दिया गया है। तो नया एम्पलीट्यूड ये और दूर तक जाएगा, है ना। अब हमारे पास जो भी इसकी स्पीड v थी उस समय, उसको कितना कर दिया, 3 गुना कर दिया है। तो इस बार ये अपने एक्सट्रीम पोजीशन, या फिर आप बात करें ये अपने मीन पोजीशन से और कितना दूर जाएगा, a', ये हमें बात करनी है, ठीक है, ये हमें बात करनी है। तो चलिए बेटा अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो भाई देखो, एट वेलोसिटी एज अ फंक्शन, वेलोसिटी एट एनी एक्स तो आपको पता ही है ना। वेलोसिटी एट एनी एक्स की अगर आप बात करेंगे तो वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो पहले मैं ये निकाल लेता हूं कि अगर एम्पलीट्यूड आपका a था अगर आपका एम्पलीट्यूड a था तो उस समय हमारे पास x की वैल्यू 2a/3 पर v कितना होगा, कितनी वेलोसिटी थी, तो वो हो जाएगा v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस 2a/3 का स्क्वायर करोगे 4a²/9 ये आ जाएगा, और 9 लोगे तो यहां पर आ जाएगा ओमेगा अंडर रूट में 5a²/9, और अभी इस प्रकार से रख लेते हैं a ओमेगा अंडर रूट में 5/9, ये आ गया यहां आपकी वेलोसिटी।
अब इन्होंने कहा है कि इस वेलोसिटी, जो भी ये वेलोसिटी थी, इसकी हम लोगों ने 3 गुनी वेलोसिटी कर दी है, तो नया एम्पलीट्यूड बनेगा। तो मैं अब यहां पे क्या कहता हूं, ठीक है, यहां पर हम लोग क्या कहें कि नाउ वेलोसिटी, नाउ v प्राइम इज 3v, तो ये 3 टाइम्स ऑफ a ओमेगा अंडर रूट में 5/9 का हो गया। तो एज पर v डैश, तो मैं ये कह सकता हूं ओमेगा अंडर रूट में हमारे पास a डैश का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा रहेगा। ओमेगा चेंज नहीं करेगा, टाइम पीरियड हमारे पास चेंज नहीं करता है। टाइम पीरियड इज, अगर स्प्रिंग ब्लॉक का है तो आप 2π में m/k या नॉर्मल सिंपल पेंडुलम में L/g, जब तक आप L और G को चेंज नहीं करोगे, टाइम पीरियड चेंज नहीं करेगा, तो ओमेगा आपका अभी भी सेम रहेगा। ठीक है, तो जो नई वेलोसिटी है उसके हिसाब से नया एम्पलीट्यूड होगा। x की वैल्यू, अब जरा ध्यान से देखना, ये हमें नया एम्पलीट्यूड चाहिए। x की वैल्यू आपके लिए 2a/3 है और नई वेलोसिटी आपकी कितनी है, 3a ओमेगा अंडर रूट में 5/9। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो यहां पर हो जाएगा 3a ओमेगा अंडर रूट में 5/9 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट में a डैश का स्क्वायर माइनस हमारे पास 4a²/9। ये आ गया। हम लोग यहां से अगर इसको सॉल्व करें तो ओमेगा और ओमेगा कैंसिल आउट हुआ और स्क्वायरिंग कर दें तो 9a² 5/9 इज इक्वल टू a डैश का स्क्वायर माइनस 4a²/9 ये आता। और अगर आप देखें तो 9 और 9 कट गया, 5a² प्लस 4a²/9 इज इक्वल टू a डैश का स्क्वायर हमारे पास आएगा। तो 545 49 a का स्क्वायर बाय 9 का रूट इज इक्वल टू a डैश। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 7/3a। ठीक है, 7/3a हमारे पास सी ऑप्शन, दैट विल बी आवर आंसर। तो इस प्रकार का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है कि आप किसी भी पोजीशन पर, ध्यान समझो, इस कंसेप्ट को रोक के कर लेना क्योंकि ऐसे आपको क्वेश्चन और मिलेंगे। किसी भी पोजीशन पर अगर आप वेलोसिटी चेंज कर रहे हो तो अब नया एम्पलीट्यूड क्या रहेगा उसके हिसाब से याद रखना, ओमेगा आपका कांस्टेंट रहेगा। भले वो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ओमेगा आप स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का देखिए, और आपका भले ही वो नॉर्मल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम है, 2π में L/g, टाइम पीरियड सेम है क्योंकि लेंथ नहीं चेंज होगी, जी नहीं चेंज हो रहा, आप एम्पलीट्यूड चेंज कर रहे हो, है ना, वेलोसिटी बढ़ा रहे हो, तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा लेकिन टाइम पीरियड आपका अभी भी सेम रहेगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास वही ग्राफ वाला है जो मैंने आपको होमवर्क दिया है। अब हिंट मैं आपको दे रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी और टाइम का ग्राफ है। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम वाले फंक्शन को देख के आपको बेसिकली सॉल्व करना है। चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन, पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM ऑफ एम्पलीट्यूड a। तो जो आपको दे रखा है बेटा, दैट एम्पलीट्यूड इज a। ठीक है, हमारे पास along the x-axis about x equal to 0 when its potential energy equal to its kinetic energy position of the particle is। अब ये क्वेश्चन 2019 का है और मैं पहले ही बता रहा हूं ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। ठीक है, और आई थिंक उसके बाद भी आया है। ठीक है, शायद आपको होमवर्क में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद भी ये वाला क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये रहा हमारे पास 2021 में, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन इज इक्वल। ये एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको खुद से पॉज करके कर लेना चाहिए। मैं जितने भी क्वेश्चन खुद से आपके सामने कर रहा हूं बेटा, वो अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही तो एक बार उसके ऊपर रोक के अपने आप को सोचना। लिटरली बता रहा हूं क्योंकि बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चंस को ही मैं लेके आ रहा हूं, पूरी एनालाइज कर रहा हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके मेजर पूछे जा रहे हैं। और भाई देखो, अगर हम लोग कुल मिला के अगर 500 क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूं इसमें से आपके 4-5 क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं रिपीटेटिव फॉर्म में मिलेंगे आपको। तो प्लीज एटलीस्ट आप उनको तो सीख पाए, है ना, जो आपने कर रखा है उसमें 5 क्वेश्चन आपने और ऐड कर लिए, एनालिसिस से ऐड कर लिए, तो आपको कुछ तो इंप्रूवमेंट होगा ना। तो यही चीज आपको करनी है। तो चलिए बेटा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, एम्पलीट्यूड a है, अबाउट x इक्वल टू 0 आपका हमारे पास मीन पोजीशन हो गया। व्हेन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी द पोजीशन। अब जरा देखो किस पोजीशन पे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट व्हाट x पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी।
तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग इनके फंक्शन ऑफ एक्स को इक्वेट कर दें। पोटेंशियल एनर्जी की अगर आप बात करें तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये पोटेंशियल एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। टाइम वाले फंक्शन को थोड़ा ना इक्वेट करना है। क्वेश्चन टाइम का भी आ चुका है, किस समय पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी कंसेप्ट आपका ये आया कि किस एक्स पर ये दोनों बराबर है, तो फंक्शन दोनों के एक्स के फंक्शन को इक्वेट कर दो। ठीक है, तो ये हमारे पास और ये हमारे पास कट गया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्स की बात करोगे प्लस माइनस ए बाय रूट टू, दोनों साइड में ए बाय रूट टू जब पार्टिकल जाता है तब उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास सेम होती है। तो ए ऑप्शन दैट विल बी योर आंसर। इसको आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन है, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो हमें दे रखा है एम्पलीट्यूड आपको 5 सेंटीमीटर का दे रखा है बेटा। ठीक है, व्हेन द पार्टिकल इज एट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन, मतलब एक्स की वैल्यू आपकी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इज वेलोसिटी इन एसआई यूनिट इज इक्वल टू दैट ऑफ एक्सेलरेशन। इस समय जो भी वैल्यू वेलोसिटी, ध्यान कर सुनना है जो क्वेश्चन में कहा है, जो भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, इक्वल टू दैट ऑफ एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन जो भी इस पोजीशन पर है। ठीक है, तो इट्स पीरियड टाइम इन सेकेंड, मतलब टाइम पीरियड आपको बेसिकली बताना है। ठीक है, अब जरा देखना ये क्वेश्चन का अब अप्रोच क्या है। सर हमें नहीं समझ आया यार, किसी भी एक्स पर, वो क्या कह रहे हैं, एट एनी एक्स, किसी भी एक्स पर जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आपको पता ही है, ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस एक्स पर जो भी वेलोसिटी का वैल्यू है वो एक्सेलरेशन की वैल्यू के बराबर है। तो सर एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स क्या होता है, तो इधर ही लिख देता हूं। ठीक है, अगर आप एक्सेलरेशन की बात करें तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये फंक्शन ऑफ टाइम हो गया। और एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, याद करिए यही तो कंडीशन ऑफ एसएचएम भी था, यही तो आपका कंडीशन ऑफ एसएचएम भी होता है। ठीक है, तो अब जरा इस क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आते हैं। तो एक्सेलरेशन होएगा मैग्नीट्यूड ओमेगा हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, या माइनस नहीं लगाते, मैग्नीट्यूड ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये आएगा। तो ये कह रहे हैं इन दोनों को इक्वेट कर दो। तो मैंने कहा ठीक है, तो ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर है। तो एक ओमेगा कट जाएगा, तो अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा, एक्स बचेगा, स्क्वायरिंग कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर आ गया। तो ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर हम लोग बात करें इक्वल टू ओमेगा और रूट, तो ये वैल्यू हमें चाहिए, और ओमेगा विल बी अवर 2 पाई बाय टी। तो अगर आप टाइम की बात करेंगे तो 2 पाई अंडर रूट में अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये आएगा। तो जरा देखा जाए 2 पाई एम्पलीट्यूड कितना था 5, 25 बाय एक्स की वैल्यू 4 थी तो 16 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट में 9 बाय 16 बेटा, तो ये आ जाएगा आपका 8 पाई बाय 3, दैट विल बी योर टाइम पीरियड। 8 पाई बाय 3 हमारे पास, दिस विल बी योर टाइम पीरियड। क्लियर? तो आपको कंसेप्ट को होल्ड करना है और कुछ घबराने वाली बात नहीं है। चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन, पार्टिकल अंडरगोज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज अ टाइम डिपेंडेंस डिस्प्लेसमेंट। अब जरा देखो, उन्होंने आपको एक डिस्प्लेसमेंट दे दिया x इक्वल टू ए साइन पाई बाय 90 इंटू टी, ये आपको दे दिया है। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला पार्ट आपके लिए ओमेगा हो गया है ना, ओमेगा टी होता है। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल टू 210 सेकेंड। मैंने क्या बोला था? अब आपको अगर वो वाली स्लाइड क्लियर है तो आपको समझ आएगा। अब ये क्या कह रहे हैं, एट टी इक्वल टू, क्वेश्चन को जरा देखना, एट टी इक्वल टू 210 सेकेंड्स इन्होंने कहा है रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा एट एनी टाइम टू पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ये आपको बताना है। तो आप ऑब्वियस सी बात है, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर एट टी इक्वल टू, एट इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये सब करेंगे, ठीक है, वो भी आपकी बात सही है, कोई गलत वाली बात नहीं है।
अब बच्चे क्या करते हैं, किसी टाइम पर x निकालेंगे, उस x पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला x वाले में लगाएंगे। इतना लेंदी नहीं जाना, काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये दोनों का टाइम का फंक्शन आपको पता है ना। तो जरा मैं थोड़ा सा इलेबोरेट कर रहा हूं जिससे कुछ बच्चों को समझ आए। देखो भाई, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही होता है ना। तो अगर आप देखें तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, अगर आप इसी का स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर पाए बाय 90 इंटू टी, ये आ गया, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी हुई। बस टाइम की वैल्यू 210 डालूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी हमारे पास। काइनेटिक एनर्जी की अगर आप बात करेंगे तो ये आपकी आएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और या फिर हाफ एम, इसका डिफरेंशिएशन कर लो, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी आपका रहेगा, तो ओमेगा की वैल्यू रख लेते हैं, ए पाई बाय 90 इंटू कॉस पाई बाय 90 इंटू टी, ये आपकी वेलोसिटी आई ना बेटा। तो हाफ एम वी स्क्वायर ए स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 90 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 90 इंटू टी, ये आ गया। अगर हम लोग इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं, ठीक है, हम लोग अगर इन दोनों का रेशियो ले लें तो या अगले पेज पे ले लेते हैं या चलो यहीं पे ले लेते हैं, तो हमारे पास आएगा हाफ एम काइनेटिक एनर्जी का ना, हाफ एम ए स्क्वायर, और इसको देखा जाए तो ये ओमेगा स्क्वायर ही है, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई बाय 90 इंटू टी, ऐसे लिख सकता हूं, है ना। देखो हाफ एम ए स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि अभी यहां पर कट जाएगा इसीलिए मैं कह रहा हूं, और डिवाइडेड बाय पोटेंशियल एनर्जी आपकी आई थी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई बाय 90 इंटू टी, आपका ये आ गया। अब आप ध्यान से देखें तो ये जो पूरा मलबा कट ही गया ना भाई हमारे पास, ठीक है। अब ये कॉस स्क्वायर एट टी इक्वल टू कितना बोला है, एट टी इक्वल टू 210 सेकेंड पर हमें इस रेशियो के बारे में बात करनी है। तो अब हमारे पास जो रेशियो आ रहा था, ठीक है, दैट इज कॉस स्क्वायर पाई बाय 90 इंटू 210 कर लिया जाए, और अपॉन साइन स्क्वायर पाई बाय 90 इंटू 210 कर लिया जाए, यही है ना हमारे पास, है ना। और अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो ये कट भी जाएगा हमारे पास, ठीक है, तो ये 3 और 7 पाई बाय 3 हमारे पास बचेगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा कॉस, ठीक है, 7 पाई बाय 3 अपॉन साइन 7 पाई बाय 3 का होल स्क्वायर। अब सर ये वाली वैल्यू कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा सा, ज्यादा जरूरत नहीं है और होगा भी नहीं। 7 इंटू 180, ठीक है, डिवाइडेड बाय अगर आप 3 करें तो 420 डिग्री आ रहा है ये, ठीक है। दिस इज योर, सर ये वाली वैल्यू निकालेंगे कैसे, जैसे कॉस 420 डिग्री है और या फिर साइन हमारे पास 400 आप इसको कॉट में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ बच्चों को ये कैलकुलेट आउट करने की दिक्कत होती है उनको बता रहा हूं, जो डायरेक्टली कर सकते हैं कॉट 420 की वैल्यू निकालना जानते हैं आप कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं दोनों को इस तरीके से बता पाऊं। अब जरा देखना है, आप जब हमारे पास इस प्रकार से है ना, तो 420 में से एक बार 360 अगर मैं घटाऊं तो 60 आए, क्या मैं इसको लिख सकता हूं कॉस ऑफ 90 इंटू 4 प्लस 60, इस प्रकार से। और अगर आपका ये वाला टर्म अगर इवन है, अगर ये वाला टर्म आपका इवन है तो ये कॉस ही रहेगा, एंगल आप यहां रख लीजिए, और ये एंगल सोचिए ये वाला एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 420 डिग्री 360 प्लस 60 से आया, मींस वापस घूम के फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो प्लस कॉस 60 की वैल्यू आएगी, दैट विल बी हाफ, सिंपल। अगर आपको साइन का भी निकालना था तो आप साइन के लिए क्या करते हैं, साइन इंटू 90 इंटू 4 360 हो गया, प्लस 60 लिख लीजिए, इसको 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में लिख लो, ठीक है। अब ये आपका इवन है तो आप इसको साइन 60 कर लीजिए, और ये भी आपका एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो साइन पॉजिटिव होता है तो प्लस साइन 60 इज √3/2, इस प्रकार से आप करेंगे, ठीक है। तो आपको ये कन्वर्जन याद होना चाहिए, तो यहां पर हो जाएगा हाफ डिवाइडेड बाय √3/2 का स्क्वायर। अगर आप देखेंगे तो 2 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, 1/3 दैट विल बी योर आंसर, 1/3 दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। ये आपका
आंसर होगा। क्लियर? क्योंकि 3 भी दे रखा है, एक बार चेक कर लें। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में कॉस था, उसमें साइन था, राइट? ठीक है, तो ये आपका टाइम के साथ भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आपको एक बार पेशेंटली रोक के अपने आप को सॉल्व करना है। चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन है, अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल टू, अगर आप ध्यान से देखें, ब्रैकेट ओपन कर ले तो 5 sin 3 pi t प्लस 5 रूट 3 cos 3 pi t, ये है हमारे पास, है ना? द एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड ऑफ द मोशन इज, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम्स, सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम्स। अब कई बच्चे इसको घबरा जाते हैं, सर ये क्या है? अरे भाई आपने इंटरफेरेंस पढ़ा है ना, वेव ऑप्टिक्स में भी पढ़ा है, तो उतना ही अगर आपको याद हो कि अगर आपको दो एसएचएम्स को सुपर इंपोज करना है तो आप क्या यूज करते थे? वेक्टर एनालिसिस। आप क्या यूज करते थे? वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस में क्या करते थे? जो इनका एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड, वो आप अपने वेक्टर का एम्पलीट्यूड बना लीजिए, वेक्टर एम्पलीट्यूड बना लीजिए। आपने ऑल्टरनेटिंग करंट में भी यही करा है, याद करिए, फेजर्स बनाते थे, है ना? वोल्टेज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो आप उसको वी नॉट का एक एम्पलीट्यूड का एक रोटेटिंग वेक्टर बनाते थे, वही सेम चीज यहां करनी है। और इनका जो फेज डिफरेंस होगा, फेज डिफरेंस विल बी एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ठीक है, अब जरा यहां पर ध्यान से देखना, अगर मैं देखूं इस वाले को, तो ये है, मैं इस y की बात करूं तो दिस इज 5 sin 3 pi t, ठीक है? और थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, सीधे मत जोड़ देना बेटा, ये cos है, तो इसको आप लिख सकते हैं 3 pi t प्लस π/2, है ना? अब एक वेक्टर ये ले लो 5 और एक वेक्टर 5√3 का, इनके बीच का फेज डिफरेंस जो है, ठीक है, वो है π/2 का, तो दूसरा वेक्टर आपने यहां ले लिया 5√3 का, ठीक है, 5√3 का। इन दोनों का जो भी वेक्टर रिजल्टेंट आएगा वो इन दोनों का नेट सुपर पोजीशन होने के बाद आ जाएगा, तो दैट विल बी अंडर रूट में 5 का स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 × 2 10। ये नेट एम्पलीट्यूड आपका 10 सेंटीमीटर का आएगा, तो ये गया और ये गया। अब टाइम पीरियड की बात है, आपका जो ओमेगा रहेगा वो सेम ही रहेगा, तो ओमेगा इज अवर 3 पाई और ओमेगा होता है 2 π/t, तो पाई से पाई गया, टाइम इज इक्वल टू 2/3 सेकेंड्स। ठीक है, तो हमारे पास ए ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम का कंसेप्ट है। अगला क्वेश्चन ये अब आपको ट्राई करना है, फोर्स इज 0, फोर्स मींस मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। अब एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम एंड पोजीशन मैंने आपको दे रखा है, इस वाले क्वेश्चन को आप अपने से एक बार ट्राई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी 2-3 बार रिपीट हो गया है। ठीक है, हाँ ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट हो गया भाई। ओके, तो प्लीज थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। A particle execute SHM the graph of the velocity as a function of displacement। ठीक है भाई, जरा ये ध्यान से समझना। अब मैं इसमें पूरी आपके कंसेप्ट रिकॉल करवा देता हूं। ठीक है, कि कुछ भी अगर देखो ग्राफ की चीज आई है तो इससे रिलेटेड सारी चीजें आपके क्लियर हो जानी चाहिए। कंसेप्ट क्या था, अगर आप x = a sin ωt कह रहे हैं, +5 मींस शिफ्टेड रहेगा, तो x की अगर आप ग्राफ बनाए टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ध्यान से देखना, आपको मिल सकता है। जो पिछला वाला क्वेश्चन है वो टाइम वाला ग्राफ है, ये वाला टाइम का ग्राफ है। ठीक है, तो x = a sin ωt है, तो ये एक साइन का ग्राफ आपका रहेगा +a और -a। यहां पे आपका हो जाएगा t/4, t/2, 3t/4 एंड t, ये रहेगा। जब आप वेलोसिटी की बात करेंगे तो आप वेलोसिटी के लिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, वेलोसिटी इज a ओमेगा cos ωt, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमारे पास ये cos का ग्राफ रहेगा, कुछ इस प्रकार से रहेगा। मैक्सिमम वेलोसिटी a ओमेगा एंड -a ओमेगा रहेगा, ये वही आपके हो जाएंगे, बार बार नहीं लिख रहा, कीचड़ मीचड़ हो जाएगी, वही t/4, t/2 एंड 3t/4 एंड t। अगर आप एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो ये आएगा -a ओमेगा स्क्वायर sin ωt, तो ये इन दोनों में फेज डिफरेंस पाई का होता है, इन दोनों में फेज डिफरेंस π/2 का होता है, इन दोनों में फेज डिफरेंस π/2
2 का होता है। फेज डिफरेंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हमारे पास यहां पर अगर आप साइन का ग्राफ, इसका ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा मिलेगा। दिस विल बी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर और प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। ये आपके इसके ग्राफ आ गए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आपका विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, ठीक है, अब x का x के साथ क्या बनाओगे, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है, राइट। तो उसका x का x के साथ नहीं आएगा। वेलोसिटी अगर आप बात करें ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं, ये आपको पता भी होना चाहिए वैसे तो, ठीक है, v बाय ओमेगा करके स्क्वायरिंग कर दो तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया, ठीक है। अगर आप देखें तो वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐसे बनेगा। ये किसकी इक्वेशन है, इलिप्स की। तो इसका जो आपका ग्राफ होता है v और x का, याद रखना बेटा, एक इलिप्स आता है, एक इलिप्स आता है। ये वाली वैल्यू होगी ए ओमेगा, ये वाला होगा आपका ए प्लस ए माइनस ए ओमेगा माइनस ए ओमेगा। अब ये आपका ऑब्लेट और प्रोलेट दो टाइप के इलिप्स होते हैं। ये ऐसा इलिप्स भी हो सकता है डिपेंडिंग ए और ओमेगा की वैल्यूज क्या है, लेकिन इलिप्स रहेगा। अब बात आती है एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये एक स्ट्रेट लाइन आती है भाई, ठीक है, एक आपके लिए स्ट्रेट लाइन इस प्रकार से आती है। tan थीटा आपका ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है। तो a और x का ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन होता है। अब आपका होमवर्क क्या है, a और v का रिलेशन निकालना है। a और v का रिलेशन आपको देखना है कि ग्राफ कैसा है, ठीक है। ये आपका आता है स्ट्रेट लाइन। तो अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा, अब ये आपको अगर याद था, क्लास में बनवाया जाता है तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज आपको डिराइव करना पड़ जाता। पार्टिकल एग्जीक्यूट एज सिस्टम, द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ दिस इज एन इलिप्स। डी ऑप्शन आपका आंसर होगा, ठीक है। और यही क्वेश्चन एग्जैक्टली आ चुका है, ठीक है। अब मैं आपको कहूंगा कि इस क्वेश्चन को यहीं तक मत रोकना, क्योंकि 2 बार रिपीट हुआ है। इस क्वेश्चन को यहीं तक मत रोको, सारे ग्राफ अपने रिवाइज करो और ए और एक्स का रिलेशन बनाओ, आपको वहां से भी कुछ चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट इज द टाइम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ एन एसएचएम, ठीक है। हमारे पास आपको एक इक्वेशन दे दी है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ठीक है। एट t इक्वल टू 0 द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज y इक्वल टू a/2 एंड इट इज मूविंग अलोंग नेगेटिव x डायरेक्शन, देन इनिशियल फेज फाई नॉट विल बी। अब आप इसको फेजर से करना चाहें फेजर से कर सकते हैं, इक्वेशन से करना चाहें इक्वेशन से कर सकते हैं, वट एवर सूट्स यू द बेस्ट, ठीक है। अगर आपके मैथमेटिकल जनरल इक्वेशंस याद हैं तो आप अपने मैथमेटिक्स से जाइए, और अगर आपको वो याद नहीं रहती हैं, जैसे मेरे को नहीं रहती हैं, ठीक है, कि जनरल सॉल्यूशन 2n पाई है, 2n प्लस 1 ये सब है, तो अगर आपको वो नहीं रहता तो आप फेजर चाहिए, क्योंकि इसमें फिजिक्स है, ठीक है। अब आते हैं, इन्होंने क्या बोला है कि y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट है, और इन्होंने हमें क्या चीज दी है, एट t इक्वल टू 0 y की वैल्यू आपकी a/2 है। पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हुआ है, मीन पोजीशन से a/2, एंड इट इज मूविंग, जो खतरनाक बात ये है, एंड इट इज मूविंग इन अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव x डायरेक्शन, ठीक है। मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में वो हमारे पास मूव कर रहा है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास पहली बात, ये आपकी अगर मीन पोजीशन है, या आपकी अगर मीन पोजीशन है, ठीक है, तो ये इधर कहीं की बात हो रही है कि पार्टिकल मीन पोजीशन से a/2 के डिस्टेंस पर है, और ये हमारे पास, क्योंकि जब ये पार्टिकल इस प्रकार से जा रहा होगा तो इसकी परछाई यहां कहीं होगी और ये इधर जा रही होगी, है ना। एक और केस भी पॉसिबल है वैसे तो, कि पार्टिकल कहीं ना कहीं यहां कहीं हो, नेगेटिव डायरेक्शन। अब ये हमारे लिए एक्स एक्सिस है, ये नहीं सर ये तो वाई एक्सिस में कर रहे हो, ठीक है। हमारे पास एक्स एक्सिस में जो वो हो रहा है उसकी प्रोजेक्शन में इसके वाई एक्सिस पर बना रहा हूं, लेकिन ये हमारे पास एक्स एक्सिस ही है, ठीक है। तो ये भी तो हो सकता है पार्टिकल यहां जा रहा हो, इसकी परछाई आपकी यहां हो, और ये पार्टिकल इधर जा रहा हो, नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा हूं, ठीक है। तो इस केस में ये वाला डिस्टेंस आपके लिए कितना है, a/2, और ये भी ऐसा भी हो सकता है, दोनों केसेस पॉसिबल है। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे लिए ये वाला लेंथ इज a,
दिस इज a/2। अगर मान लो मैं ये एंगल थीटा ले लेता हूं, ठीक है, तो cos थीटा अगर आप देखें तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो cos थीटा 1/2 आ रहा है आपका, और ये कितना होता है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पर होता है, ठीक है, या फिर आप उसमें बात करें तो π/3 पर होता है। तो ये वाला एंगल आपका π/3 है प्लस π/2, तो इनिशियल फेज आपका ये हो सकता है तो, एंड दैट इज इक्वल टू इनिशियल फेज फाई नॉट विल बी इक्वल टू π/2 प्लस हमारे पास π/3। अगर आप एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा, तो 5π/6 आपका एक ऑप्शन अगर है तो ये भी है। देख लेते हैं क्या उन्होंने दूसरा भी दे रखा है क्या, क्योंकि ये भी नेगेटिव एक्स एक्सिस में ही जा रहा है। इस केस में अगर आप देखें तो ये आपके लिए a है और ये आपका a/2 है, अगेन ये आपका आ जाएगा π/3। ये वाला जो आपका एंगल आएगा, ठीक है, जो सेकंड हमारे पास फाई नॉट का ऑप्शन हो सकता है, दैट विल बी पाई प्लस ये पाई, ये 60 डिग्री, तो ये π/6 हुआ, π/6, तो 7π/6 क्या आपका ऑप्शन है, नहीं है। तो आप अभी के लिए ये भी मार्क करें, ठीक है। क्वेश्चन समझ आए, दो फेस एंगल क्यों है, क्योंकि इन्होंने हमें क्या दिया है कि पार्टिकल एट t इक्वल टू 0 y इक्वल टू a/2 पर है, कि मतलब मीन पोजीशन से y इक्वल टू a/2 पर है, और ये नेगेटिव एक्स में जा रहा है। जब पार्टिकल इधर से इधर घूम रहा होता है तो पार्टिकल हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, इसकी परछाई नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही होती है। तो ये यहां से a/2 भी हो सकता है, यहां से a/2 भी, और पार्टिकल इधर जा रहा है अभी भी परछाई इसकी इधर जा रही है, पार्टिकल इधर जा रहा है अभी भी परछाई इधर जा रही है, दोनों नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहे हैं, a/2 पर है। तो दो ऑप्शन हो सकते हैं हमारे पास। तो एक पहले cos थीटा लगाया तो ये आपका आ गया π/3, तो π/2 प्लस π/3, π/2 प्लस π/3, 5π/6 आपका फाई नॉट हो सकता है, और दूसरा आपका ये एंगल, तो पाई पूरा एंगल यहां तक पाई हो गया, ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री हुआ, π/6, तो 7π/6 इज द नेक्स्ट आंसर। लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है तो हम कौन सा मार्क करेंगे, 5π/6। चला जाए आगे, ये आपको अब होमवर्क है, आपको इसको ट्राई करना है बेटा, ठीक है, ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। चला जाए आगे। अच्छा, ये मेरे को लग रहा है सीरीज ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं, यस, 2-3 क्वेश्चन आपके होमवर्क है कि ये आपको ट्राई करना है, ठीक है। देखो, पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम विद एम्पलीट्यूड ए, टाइम पीरियड टी, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन स्पीड इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड कितनी, ए ओमेगा, उसकी आधी होने के बाद एक्स क्या है, तो वी, मैं हिंट दे रहा हूं, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आप यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपके लिए आसान है, आपको ये चीज ट्राई करनी है। और ये वाला तो क्वेश्चन वही हो गया, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी प्लस माइनस a/√2, ये आपका आंसर रहेगा। चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ मास ऑफ 5 kg इज कनेक्टेड टू अ स्प्रिंग, ठीक है, आपके लिए एक 5 kg का मास है, ठीक है, जो एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है। द पोटेंशियल एनर्जी कर्व ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक एग्जीक्यूटेड बाय द सिस्टम इज शोन इन द फिगर। तो आपका पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का आपको ग्राफ दे रखा है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का आपको ग्राफ दे रखा है। सर ये तो ओरिजिन से पास होना चाहिए था ना, ओरिजिन से ना। सर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एट एक्स इक्वल टू 2 हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो भाई पोटेंशियल एनर्जी तो रेफरेंस डिपेंडेंट होती है ना, आप 0 कहां ले रहे हो वो तो आपके ऊपर है। हो सकता है जो अभी तक हम लोगों ने ग्राफ पढ़े हैं वहां पर हम, जहां पर पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में नेचुरल लेंथ को ही हम कहते थे पोटेंशियल एनर्जी 0, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस डिपेंडेंट है। अगर कोई कह दे नेचुरल लेंथ पर स्प्रिंग के अंदर एनर्जी है u0, तो आप वो लेके चलेंगे फिर, है ना। तो वही चीज है। तो इससे ग्राफ का जो ये शिफ्टिंग है उससे घबराना नहीं है। ग्राफ अगर ऊपर होता शिफ्ट, तो वो क्या कहते हैं कि हमारे पास कि जहां पर आप 0 ले रहे हो वहां पर कुछ और पोटेंशियल एनर्जी भी है। ये कह रहे हैं x इक्वल टू 2 पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात हमारे पास नहीं है अभी तक, ठीक है। शोन इन द फिगर, अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ, अच्छा सिंपल पेंडुलम या स्प्रिंग ब्लॉक, मास 5 kg इज कनेक्टेड टू स्प्रिंग, अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 4 मीटर, ठीक है। चलो देखते हैं, हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है जिसका लेंथ है हमारे पास 4 मीटर, है द सेम टाइम पीरियड ऑसिलेशन। अच्छा, इसका जो टाइम पीरियड है और टाइम पीरियड इसका और टाइम पीरियड इसका, दोनों का टाइम पीरियड हमारे पास सेम है एज द स्प्रिंग सिस्टम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लेनेट वेयर दीज एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म। मतलब अच्छा, तो स्प्रिंग ब्लॉक का टाइम पीरियड और इसका टाइम पीरियड मैच हो गया, आपको यहां से कुछ जुगाड़ करके निकालना है, ठीक है, इसका टाइम पीरियड। और सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट में L/G होता है।
तो ये किसी प्लेनेट पे करा जा रहा है, तो ये है हमारे पास। तो टाइम पीरियड इसका अगर मैं बात करूं 2 पाई अंडर रूट में 4 बाय ग्रेविटी ऑफ प्लेनेट, ये आएगा। अब बात आ रही है कि सर स्प्रिंग ब्लॉक का टाइम पीरियड कैसे निकालें, स्प्रिंग ब्लॉक का आप टाइम पीरियड कैसे निकालें। पोटेंशियल एनर्जी का दे रखा है। देखो भाई स्प्रिंग ब्लॉक का टाइम पीरियड जो होता है हमारे पास, ठीक है, 2 पाई अंडर रूट में m बाई के। अब आपको m तो पता है, k नहीं पता। सर k कहां से निकाले, तो मैंने कहा यार ग्राफ से ही निकालोगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या आपको दिख रही है, मैक्सिमम वैल्यू 10 ले सकता है, और पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी आपकी, दैट विल बी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, यही तो होगी। देखो इस ग्राफ को अगर मैं रीड करूं तो पोटेंशियल एनर्जी का जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 10, ये जूल्स में ही दे रखा है। तो पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू आपके लिए कितनी होती है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। जब x की वैल्यू a हो जाएगी तब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये हमारे पास 10 दे रखा है, तो हमारे पास आ गया हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ओमेगा की बात करें तो ये आ जाएगा आपका 20 डिवाइड बाय 5 मास और a स्क्वायर का रूट, और यही होता है 2 पाई बाय टी, है ना, यही होता है आपका 2 पाई बाय टी। तो टाइम पीरियड की अगर आप बात करें तो ये होगा 2 पाई अंडर रूट में 5a स्क्वायर डिवाइड बाय 20। अब बात आ रही है सर एम्पलीट्यूड तो पता ही नहीं है, लेकिन मैंने कहा यार ध्यान से देखो ना, एट x इक्वल टू 2 पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और x इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हुई, और x इक्वल टू 4 पर पोटेंशियल एनर्जी फिर से मैक्सिमम हुई। तो क्या आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये वाला पार्ट आपका एम्पलीट्यूड हुआ, एम्पलीट्यूड इज ऑफ 2 सेंटीमीटर या 2 मीटर जो भी है, ठीक है, 2 मीटर्स। मीन पोजीशन से आप 2 मीटर उधर जाए तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो रही है, मीन पोजीशन से 2 मीटर इधर आए तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो रही है, एम्पलीट्यूड आपका 2 हो गया। तो बस यहां पर अगर आप देखें तो 2 पाई अंडर रूट में 5 इंटू 4 डिवाइड बाय 20, और यही टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम से मैच कर दो, 4 डिवाइड बाय ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट, ठीक है। तो 5 और 20 20, तो ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट आपकी आ जाएगी 4, ठीक है, ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट आपकी आ जाएगी 4। तो बी ऑप्शन दैट विल बी योर आंसर। तो ग्राफ का अच्छे से यूज किया है, तो थोड़ा सा ध्यान से आपको इस क्वेश्चन को करना है। चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन, टू सिंपल हार्मोनिक मोशन आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस, द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स इज, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन। ये तो भाई होमवर्क होना चाहिए आपका, ये होमवर्क से कैसे छूट गया। अच्छा एक और क्वेश्चन इसी प्रकार से, तो ये तो आपका होमवर्क है भाई। अभी बताया है सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम, इसका एम्पलीट्यूड 10 है, इसका आप जोड़ के निकालेंगे, ठीक है। और देखो अभी बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन हो गया यार एक, चलो अब इसको कर ही देते हैं, अगला वाला आप करना। इसका एम्पलीट्यूड क्या है, 10 आ गया, ये तो शिफ्टेड है, ठीक है, और 5 साइन ये, और अभी हम लोगों ने निकाला था इसका एम्पलीट्यूड भी 10 ही था, है ना। तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 4 2 5, हाँ 10। और इन्होंने कहा था रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड y1 बाय y2 इज x:1, तो 10 बाय 10 इज इक्वल टू x:1, तो x की वैल्यू आपकी 1 आ रही है, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका सुपर पोजिशन ऑफ देख लो, सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम के ऊपर क्वेश्चन आ गया है, सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन भी आपका आई थिंक सिमिलर है, ठीक है। द एम्पलीट्यूड ऑफ द सेकेंड मोशन इज इतना टाइम्स द फर्स्ट, तो प्लीज एक बार आप इसको ट्राई करिए, ठीक है, एक बार आप इसको ट्राई करिए, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है भाई। देखो इसलिए कहते हैं शिफ्ट करना इंपॉर्टेंट है, 2021 का ही क्वेश्चन है, 2021 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन है, पार्टिकल इज मेकिंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग द एक्स एक्सिस, इफ एट डिस्टेंस x1 and x2 from the mean position velocity of the particle is v1 and v2। ये ऑल्दो क्लास में करवाया होता है क्वेश्चन, ठीक है, बहुत एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। कई बच्चों को, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कंपलसरी करवाना चाहिए, तो हो सकता है कई बच्चे जब आप अपनी नोट्स खोलें तो आपको नहीं मिले, ये हो सकता है कुछ बच्चों को ये नोट्स में मिल जाए क्वेश्चन, ठीक है, नोट्स में ही मिल जाएगा, क्योंकि दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, किसी x1 पर वेलोसिटी इसकी v1 है और किसी x2 पर वेलोसिटी इसकी v2 है, तो आपको इसका टाइम पीरियड बताना है। किसी x पर वेलोसिटी, तो भाई चमक गया होगा, वी नो वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर,
तो ये कह रहे हैं v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, और ये कह रहे हैं v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, राइट। और हमें टाइम पीरियड चाहिए, तो मैं यहां पर स्क्वायरिंग कर लूं, अगर v1 का स्क्वायर नहीं, v1 और v2 आएगा यहां पर, ठीक है। ये v1 है, ये आपका v2 है, ठीक है। स्क्वायरिंग कर लोगे तो v1 का स्क्वायर अपॉन ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, और यहां पर आएगा v2 का स्क्वायर अपॉन ओमेगा का स्क्वायर, ये दोनों इलिप्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और x2 का स्क्वायर। हमें एम्पलीट्यूड नहीं चाहिए क्योंकि दो वेरिएबल है, एम्पलीट्यूड और ओमेगा, है ना। तो मैं क्या करता हूं, इसको इस साइड ले आता हूं, v1 का स्क्वायर बाय ओमेगा का स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, और ये आ जाएगा v2 का स्क्वायर डिवाइड बाय ओमेगा का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। आप दोनों का रेशियो लेना चाहें या इक्वेट करना चाहें, बात एक ही है। तो यहां पर अगर हम लोग इसको और आगे सॉल्व करें तो v1 का स्क्वायर बाय ओमेगा का स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू v2 का स्क्वायर बाय ओमेगा का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर, राइट। इसको इधर ले जाते हैं तो v1 का स्क्वायर बाय ओमेगा का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर बाय ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। इससे कॉमन लेके इस साइड सेपरेट आउट कर ले तो ये आपका बन जाएगा v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर डिवाइड बाय x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा का स्क्वायर रूट 2 पाई बाय t। आपका ये आ गया। तो टाइम पीरियड विल बी हमारे पास 2 पाई अंडर रूट में x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर डिवाइड बाय v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। कुछ इस प्रकार से आपका टाइम पीरियड आ जाएगा, ठीक है। दोनों का माइनस ही है या दोनों का प्लस है? नीचे भी माइनस है और ऊपर भी माइनस है, तो माइनस 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 एक ही में आपका दिख रहा है x2 का स्क्वायर। ये आपका बी ऑप्शन, दैट विल बी योर आंसर। दिस इज अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन, प्लीज इसको, इसमें एम्पलीट्यूड भी निकलवाया जाता है। तो ओमेगा को आप एलिमिनेट कर लीजिए, यही दोनों का रेशियो ले लेंगे, ओमेगा हट जाएगा, फिर आप एम्पलीट्यूड भी निकाल सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एडिशनल क्वेश्चन दे रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑल्सो, कैलकुलेशन ऑफ एम्पलीट्यूड। अगर आपको इन दोनों का एम्पलीट्यूड निकलवाना था तो आप ये सीधे कर लीजिए, v1 बाय v2 इज इक्वल टू हमारे पास अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। स्क्वायरिंग करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप एम्पलीट्यूड भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों का होमवर्क है, ठीक है। इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज फॉर्म ऑफ काइनेटिक एंड व्हेन द पार्टिकल इज मिडवे बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम। x की वैल्यू a/2 पर कितना पोर्शन मैकेनिकल एनर्जी का काइनेटिक में है, तो x की वैल्यू a/2 पर काइनेटिक एनर्जी निकालिए। सर कौन सा फॉर्मूला? x वाला फॉर्मूला। और टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व है, कितने फ्रैक्शन में है आप उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। The particle start executing simple harmonic motion of amplitude a. The total energy is E. At any instant, its kinetic energy is 3/4. Then displacement y is given as. सिंपल सा है। ये एनर्जी वाला जो आपका टर्म है वो आपको बेसिकली सॉल्व करते हुए जाने हैं, ठीक है। तो आपके जो होमवर्क वाले पार्ट हैं उनको मैं मार्क कर रहा हूं, ठीक है। रिपीटेटिव कंसेप्ट के आसपास ही मिलेंगे। अब जरा देखो, ये फिर से आपका एक बार काइनेटिक एनर्जी और टाइम का ग्राफ पूछा। देखो 2021 का क्वेश्चन है, ये पोटेंशियल एनर्जी और टाइम का ग्राफ आपसे पूछा गया है और 2021 में, है ना। और अभी हम लोगों, मैंने आपको एक और होमवर्क भी दिया था, कहां गया वो? 2017 का क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी और टाइम का। तो घूम रहे हैं ना क्वेश्चन आसपास, तो इसको अच्छे से तैयार कर लो ना एक बार। क्या जा रहा है? परसेंटाइल बूस्ट करना है ना भाई। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आपको एक बार अपने थ्योरी को, जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उनके एक बार आपको एनालाइज करना है, एंड दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क, ठीक है। चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन है, a simple pendulum is oscillating in air with a time period t. The bob of the pendulum is completely immersed in a non-viscous fluid. The density of the liquid is 1/16 of the material of the bob. If the bob is inside the liquid all the time, its time period of the oscillation is. ये आपको क्लास में करवाया जाता है, ये क्वेश्चन आपके क्लास में जी इफेक्टिव के केसेस बताए जाते हैं।
आप एक पेंडुलम को लिफ्ट में डाल दो, एक पेंडुलम को लिक्विड में डाल दो, किसी प्लेनेट पर ले जाओ, आप सैटेलाइट में डाल दो, ग्रेविटी फ्री स्पेस में डाल दो, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करवाए जाते हैं, है ना। यंग मॉडुलस को कंसीडर करके हीट कर दो तो लेंथ चेंज हो जाता है। तो ये सारे वेरिएशंस के ऊपर आपके क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो अब ये आपका लिक्विड का डिप वाला है, तो जरा ये देखो, अगर आपका एक नॉर्मल पेंडुलम जो ऑसिलेट कर रहा है तो टाइम पीरियड मान लेते हैं इसका लेंथ एल है, तो ये जो आपका टाइम पीरियड है दैट इज 2 पाई अंडर रूट में एल बाई जी, ग्रेविटी में है ये, है ना। अब इन्होंने कहा है कि हम लोगों ने इसको एक लिक्विड में डिप कर दिया, तो मैं पहले जनरल फॉर्मूला निकाल देता हूं जिन बच्चों ने जनरल फॉर्मूला नहीं देखा है, ठीक है। तो अगर नहीं देखा है, जिनको देखा हुआ है फॉर्मूला पता है जी इफेक्टिव का लिक्विड में क्या होता है, तो उसको आप कर सकते हैं। थोड़ा सा फ्लूइड का कंसेप्ट है, ठीक है। मान लेते हैं लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा और बॉडी की डेंसिटी इज रो। तो यहां पर आपको भी पता है लिक्विड में बुयेंसी लगेगा, तो जो एपरेंट वेट होएगा, एपरेंट वेट की अगर मैं बात करूं तो ये एक्चुअल वेट माइनस बुयेंट फोर्स, यही तो होगा। तो एम जी प्राइम की अगर आप बात करें तो एक्चुअल वेट एम जी माइनस बुयेंट फोर्स होता है वॉल्यूम ऑफ द बॉडी डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी, यही तो होता था, है ना। अब जरा देखना, इसको मैं वॉल्यूम इनटू रो, बॉडी की मास को मैं वी रो जी प्राइम, वी रो जी माइनस वी सिग्मा जी लिख सकता हूं। अगर आप वी उड़ा दें और जी प्राइम की बात करें तो जी यहां से कॉमन हो जाएगा 1 माइनस सिग्मा बाय रो। तो ये लिक्विड का है, ये बॉडी का है, इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये आपकी जी इफेक्टिव हो गई। तो अब जब आपने इस लिक्विड में डाला है तो इन्होंने क्या एक स्टेटमेंट दिया है, द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज 1/16 डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ये लिक्विड का था हम लोग जो सिग्मा ले रहे थे, इज 1/16 ऑफ रो हमें दे रखा है मटेरियल ऑफ द बॉब, और लिक्विड में है तो अब नया टाइम पीरियड बताना है। तो मैंने कहा यार अगर न्यू टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं तो जनरल फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट में एल बाय जी इफेक्टिव आप यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट में एल बाय जी इंटू 1 माइनस सिग्मा बाय रो, ये हो जाएगा। अगर आप देखें तो ये ओरिजिनल टाइम पीरियड आता है डिवाइड बाय अंडर रूट में 1 माइनस सिग्मा बाय रो, न्यू टाइम पीरियड होता है। ये अब आपका जनरल फॉर्मूला है, ये अब आपका जनरल फॉर्मूला है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में दे रखा है तो वो टी अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस 1/16 आपका आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 15, तो 4t डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 15, ये आपका नया टाइम पीरियड आ जाएगा, 4t डिवाइड बाय रूट 15, ठीक है। हमारे पास 4t डिवाइड बाय रूट 15 बी ऑप्शन आपका आंसर। अब ये क्वेश्चन सर ये तो बड़ा लेंदी लग रहा है, नहीं, आपको क्लास में जब ये थ्योरी पढ़ाई जाती है तब आप सो रहे होते हैं, जब क्वेश्चन आता है तब आप रो रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें सोइए मत, उसमें रोइए मत, ठीक है। चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास देखो इसी प्रकार का 2021 का ये वाला क्वेश्चन है और 2019 का ये वाला क्वेश्चन है। अब जिसने ये ट्राई किया होगा तो ये भी उसके लिए आसान है। बॉब ऑफ मास एम सस्पेंडेड बाय थ्रेड, इतना लिक्विड में डिप कर दिया। अब ये आप एक बार आप ट्राई करिए, ठीक है। चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज टी इनसाइड अ लिफ्ट, ठीक है, व्हेन द लिफ्ट इज स्टेशनरी इफ द लिफ्ट मूव अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन g/2। देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन पे क्वेश्चन है। अब कह रहे हैं कि जब आपकी लिफ्ट ऐसे है तो टाइम पीरियड है 2 पाई अंडर रूट में एल बाई जी, जो नॉर्मल है वो टी है। अब ये कह रहे हैं लिफ्ट मूव अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन g/2, अगर ये g/2 से ऊपर जा रही है तो आपका g इफेक्टिव कितना हो जाएगा, g प्लस g/2, तो दैट विल बी 3g/2। तो नया टाइम पीरियड आपका कितना आ जाएगा भाई, 2 पाई अंडर रूट में l बाय 3g/2, और 2 पाई अंडर रूट में l बाय जी है तो रूट ऑफ 2/3 ऑफ t आपका हो जाएगा, ठीक है। रूट ऑफ 2/3 ऑफ t ये आपका आंसर हो जाएगा। तो g इफेक्टिव के केसेस को एक बार सारे रिकॉल करिए। अब जरा देखो g/6 दे दिया है 2022 में। देखो ये क्वेश्चन 2019 में 21 में ये आया, ठीक है, और 22 में घूम के जी की जगह g/6 कर दिया। खतरनाक क्वेश्चन हो गया। बच्चे कहते हैं सर हमारी रैंक नहीं आई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अ मेटेलिक बॉब 2022 में फिर से डेंसिटी में डाल दिया, सर हमारे मार्क्स नहीं आते। अगला क्वेश्चन जरा देखिए,
द मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशन, ये है, वेयर टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड, द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज, हमें पेंडुलम का लेंथ बताना है। अब जरा देखो यार, जो आपका ये पेंडुलम है, ध्यान से देखो, बेसिक्स और पेंडुलम को ये कर रहा है। अगर ये पेंडुलम इस डायरेक्शन में जा रहा है, इन्होंने ये कहीं पर भी स्टार्ट हुआ है, ठीक है, मान लो यहां से t इक्वल टू 0 पर यहां से स्टार्ट हुआ, इधर जाना स्टार्ट हो रहा है प्लस a की तरफ, तो आप कुछ ऐसा इक्वेशन बनाते हैं, y इज इक्वल टू a साइन पाई t प्लस फाइव। इसका जो भी टाइम पीरियड आता था वो आता था 2 पाई अंडर रूट में l बाई जी। सर ना ही l दे रखा है ना ही g दे रखा है, तो मैंने कहा भाई क्वेश्चन इनकम्प्लीट तो आया नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो गिवन है ना भाई। ये क्या है, ओमेगा, ओमेगा ही टी होता है ना, और ओमेगा इज 2 पाई बाय टी, तो ये आपका पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी है, तो ये हट गया, t इक्वल टू 2 सेकेंड्स हुआ। उठा करके यहां डालिए, लेंथ निकाल लीजिए, लेंथ यहां पर निकाल लीजिए, ठीक है। ये सेकंड पेंडुलम है, इसको सेकंड पेंडुलम भी कहते हैं, जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड का फिक्स होता है, ठीक है। तो 2 सेकंड्स करके लेंथ आप निकाल लीजिएगा, याद भी कर लेना सेकंड पेंडुलम का लेंथ क्या रहता है, ठीक है। चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन, द टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ सस्पेंडेड फ्रॉम अ रूफ ऑफ अ व्हीकल व्हिच मूव्स विदाउट फ्रिक्शन अलोंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा। ये क्लास में कई बच्चों को मिला होगा, जी इफेक्टिव का जब टीचर बता रहा होता है तब ये केस भी कहीं ना कहीं आपको हिंट करता है, अगर नहीं करा है कॉपी में तो ये आपको जी इफेक्टिव का कंसेप्ट टीचर बताता है। अब ये विदाउट एक्सेलरेशन, इसके अंदर पेंडुलम है, पहले तो ये समझना लॉज ऑफ मोशन में ये विदाउट फ्रिक्शन अगर जा रहा है तो ये जी साइन अल्फा से आगे जा रहा होगा, दिस इज योर ए। तो कोई भी चीज अगर आपकी होगी तो अगर आप देखें तो इसका खुद का एम जी साइन अल्फा यहां होगा और एम जी कॉस अल्फा आपका यहां होगा, और आप एक सूडो फोर्स बनाएंगे, वो क्या होगा, मास इंटू इसके अंदर का टाइम पीरियड निकालना है तो एम इंटू ए एम जी साइन अल्फा। क्या आपको दिखाई दे रहा है, ये नेट फोर्स बना, और जो जी कॉस अल्फा है दैट इज योर जी इफेक्टिव इन दिस केस, तो टाइम पीरियड आपका हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट में एल बाय जी कॉस अल्फा। अब कुछ बच्चे अगर नोट्स को अच्छे से देख लें तो 2022 का क्वेश्चन ये आपका, ठीक है, ये आपका ए ऑप्शन आपका आंसर है, क्लियर। चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास, इन अ गिवन फिगर अ मास m इज अटैच्ड टू अ हॉरिजॉन्टल, ठीक है, स्प्रिंग विच इज फिक्स्ड ऑन वन साइड ऑफ अ रिजिड सपोर्ट, द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ इज k, ठीक है, द मास oscillates on a frictionless surface with a time period t and amplitude a. When mass is in equilibrium position as shown in the figure, another mass m is gently fixed upon it. उसके ऊपर एक हल्का सा मास और डाल दिया, the new amplitude of the oscillation will be. ये वाला क्वेश्चन कई बार आया है, ठीक है। A block of mass m attached to the massless spring is performing an oscillatory motion, ठीक है। If half the mass of the block breaks, वहां पे रखा गया है, यहां से ब्रेक ऑफ कर जा रहा है, ठीक है। Mass of 0.9 kg attached to a horizontal spring execute SHM with amplitude A1. When the mass m passes through its mean position, a smaller mass of 124 ग्राम is placed. यहां पे वैल्यूज दे दी गई है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपको अपने से ट्राई करना है। इसमें बस वैल्यूज है तो जनरल केस हम लोग यहां पे सॉल्व कर ही रहे, ठीक है, और इसमें हम लोग रख रहे हैं, इसमें ब्रेक ऑफ कर रहा है, अपोजिट इक्वेशन वैसी बनेगी। तो ये क्या कह रहा है, तो भाई जरा देखो कि पहले अगर मैं यहां पर बात करूं, आपका जो ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ध्यान से देखना, ठीक है, आपका जो ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है कैपिटल एम मास वाला, ठीक है, ये इसकी मान लेते हैं मीन पोजीशन, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है, ये इसकी यहां पर एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऐसे है, ठीक है। तो इसका जो टाइम पीरियड होगा, जरा ध्यान से देखना, टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं तो 2 पाई अंडर रूट में कैपिटल एम बाई के होगा, और इसका अगर एम्पलीट्यूड ए इधर है तो ए इधर होगा, और मैक्सिमम वेलोसिटी ये जब इधर से जा रहा होगा तो ए ओमेगा, इसी को
2 पाई बाय ओमेगा अगर आप रखें तो ओमेगा की वैल्यू आपकी आ जाएगी अंडर रूट में के बाय एम, के बाय कैपिटल एम, क्योंकि मास आ रहा है के बाय कैपिटल एम। तो इस समय जब ये क्रॉस करता है तो मैक्सिमम होगी ए ओमेगा। अब इन्होंने क्या कहा है, हम लोगों ने इसके ऊपर जब ये मीन पोजीशन पता है इसके ऊपर एक हल्का सा मास और रख दिया, जेंटली प्लेस कर दिया है, ठीक है। मींस अब इसी सिनेरियो की अगर मैं बात करूं तो ये जब इधर से क्रॉस कर रहा था, ठीक है, ये अगर हमारे पास क्रॉस कर रहा है, इसके ऊपर आपने एक स्मॉल एम मास और रख दिया जेंटली वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसे, तो नेट फोर्स अगर इधर है तो वो भी जीरो ही है। अगर मैं इन दोनों को एज अ सिस्टम, इन दोनों को अगर मैं एज अ सिस्टम ले लूं, ठीक है, हम लोग इन दोनों का एज अ सिस्टम ले ले तो मोमेंटम कंजर्वेशन होगा ना यार, एक्सटर्नल फोर्स है नहीं कुछ, ठीक है, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर है, ये कुछ फोर्स नहीं लगा रहा, वजन इधर है, जरा देखो ये इस डायरेक्शन में जो भी इनिशियल मोमेंटम था वही फाइनल मोमेंटम होना चाहिए, फोर्स है नहीं। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है, अनदर मास एम इज जेंटली प्लेस्ड अपॉन इट, नया एम्पलीट्यूड क्या होगा। अब जरा देखना जैसे आप रखोगे तो लॉजिकली समझना, स्प्रिंग फोर्स आपका एफएस 0 है, रेस्ट फोर्सेस जितने भी फोर्सेस हैं, ठीक है, फोर्सेस ये वाई डायरेक्शन में है। तो यार अलोंग एक्स की अगर मैं बात करूं, ये कंसेप्ट समझ लो, अलोंग एक्स आपका नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, और अगर आपका नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है बेटा तो आप क्या ये नहीं कह सकते इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो जैसे आप रखोगे इसका एक नया एम्पलीट्यूड आएगा ए प्राइम, और इसका ओमेगा अगर आप देखो स्प्रिंग कांस्टेंट के डिवाइड बाय एम प्लस एम हो जाएगा, क्योंकि मास क्योंकि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम मास पर डिपेंड करता है, तो मास सिस्टम का वेरी करेगा तो टाइम पीरियड पर इंपैक्ट होगा, ओमेगा चेंज होगा। एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो मैंने कहा यार इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम होना चाहिए। अगर आप इनिशियल मोमेंटम की बात करें तो कैपिटल एम ए ओमेगा होगा, और इधर होगा एम प्लस स्मॉल एम मास इंटू वेलोसिटी ए डैश ओमेगा डैश होगा, ये ओमेगा डैश होगा, राइट। तो ये आपका आ जाएगा एम ए ओमेगा इज इक्वल टू एम प्लस एम इंटू ए डैश, ओमेगा की वैल्यू हम लोग यहां रख ही देते हैं, ठीक है। एम ए ओमेगा की बात करें अंडर रूट में के बाय एम आ गया, और ये हो जाएगा अंडर रूट में के बाय एम प्लस एम आ गया, राइट। तो अंडर रूट के तो गया, ठीक है। अगर आप देखें तो रूट ऑफ एम इंटू ए इज इक्वल टू रूट ऑफ एम प्लस एम इंटू ए डैश बनेगा, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ एम अपॉन एम प्लस एम इंटू ए इज इक्वल टू ए डैश। ये नया आपका एम्पलीट्यूड होगा। नया टाइम पीरियड अगर आपको निकालना है टी न्यू इज 2 पाई बाय ओमेगा डैश कर लीजिएगा, नया टाइम पीरियड भी आपका आ जाएगा। तो m डिवाइड बाय रूट में m डिवाइड बाय m प्लस m डिवाइड बाय m प्लस m, सी ऑप्शन दैट विल बी योर आंसर। अगले दो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको ट्राई करने हैं, ये वाला और ये वाला। अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg इज हैंगिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग और स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर। हमारे पास इन्होंने क्या दे रखा है कि एक स्प्रिंग ये पहले से ही हैंग कर रहा है, तो कई बच्चों को लगता है कि हमारे पास ये नेचुरल लेंथ पर होगा। ऑब्वियस सी बात है, नहीं हो सकता। नेचुरल लेंथ से ये कहीं ना कहीं mg/k का इलोंगेशन हो चुका है, ये पहले से ही हमारे पास कुछ है, ठीक है। 1 kg है तो 1g इसका वजन यहां होगा, और स्प्रिंग फोर्स kx0 ये आपकी मीन पोजीशन हुई, इसी के अबाउट ये ऑसिलेट करेगा, ठीक है। तो x0 की वैल्यू जो आपकी आती है ये आपने लॉज ऑफ मोशन में भी निकाली होगी, mg/k। आप एनर्जी मेथड से जाते हैं, सडनली रिलीज करते हैं तो 2 mg/k आंसर आता है। जिन्होंने नहीं करा करके देख लेना। रीजन बीइंग, जब वो यहां से आएगा मीन पोजीशन तक आता है, फोर्स 0 है लेकिन वेलोसिटी बन चुकी है, तो ये यहां रुकता नहीं है, ये और आगे जाता है और आगे जाता है फिर रुकता है। तो यहां पर इस केस में ये वाला हो जाता था आपका x0 इक्वल टू mg/k। इस केस की अगर आप बात करें तो सडनली रिलीज करने पे टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में m/k रहेगा, और एम्पलीट्यूड आपका ये हो जाएगा, क्योंकि मीन पोजीशन से आप कितना दूर लेके जाते हैं दैट इज योर एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड होता है mg/k। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, पार्टिकल ऑफ मास 1 kg इज हैंगिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग और स्प्रिंग कांस्टेंट इतना, k की वैल्यू दे रखी है हमें, k की वैल्यू हमें
जो दे रखी है दैट इज 100, मास की वैल्यू इज 1 kg। ये पहले से यहां पर है। अब आपने क्या है, स्लाइटली इज पुल्ड स्लाइटली डाउनवर्ड, आपने इसको हल्का सा इधर खींचा थोड़ा सा, ठीक है, एंड रिलीज सो दैट इट एग्जीक्यूट फ्री सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द टाइम पीरियड टी, और ये ऐसे ऐसे कांपने लग गया इधर ही, इसका टाइम पीरियड इज टी। ठीक है, द टाइम एंड द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल इज, आगे टाइम की बात हो गई, किस समय काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बराबर होंगे। ठीक है, किस समय आपका काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बराबर होंगे। बार फिर से वही आ गई। अब जरा देखना, क्योंकि आप इसको खींच के नीचे छोड़ रहे हैं, टी इक्वल टू 0 यहां है, तो ऑब्वियस ही बात है पार्टिकल एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है, तो x की वैल्यू आप a cos ओमेगा टी लिखेंगे इस केस में, है ना, a cos ओमेगा टी, और सर प्लस माइनस ये कुछ भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब आप इक्वेट करेंगे सॉल्व वैसे ही होगा। ठीक है, और अगर वेलोसिटी की बात करेंगे a ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी, ये आएगा। किस समय पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी, तो चलिए भाई काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो हाफ m v का स्क्वायर a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और पोटेंशियल एनर्जी की अगर आप बात करेंगे तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। यही तो है। जैसे अगर आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे, इसके टाइम की बात हो रही है, तो ये जब आप इक्वेट करेंगे तो आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की बात हो जाएगी। और साइन और कॉस कब बराबर होंगे, जब हमारे पास ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाय 4, है ना। तो ओमेगा टी, हमें टी चाहिए था, तो पाई बाय 4 डिवाइड बाय ओमेगा, ये आ रहा है। और हमें टी बाय एक्स, टी क्या था इसका हमारे पास, इसका टाइम पीरियड हमारे पास ये है कैपिटल टी। ठीक है, तो टाइम पीरियड होगा आपका 2 पाई बाय ओमेगा के टर्म्स में ऐसे, तो ये टी बाय एक्स है। तो अगर मैं यहां पर रखूं t इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 पाई बाय 8 ओमेगा लिख सकता हूं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो ये हो गया t बाय 8। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, 8। ठीक है, तो आंसर विल बी 8। क्लियर, समझे मैंने क्या बोला। ये एक्सट्रीम पर ले जाके आप छोड़ रहे हैं, तो x की वैल्यू a cos ओमेगा टी होनी चाहिए, तो वेलोसिटी डिफरेंशिएट करा माइनस a ओमेगा sin ओमेगा टी। जब ये दोनों बराबर होंगे तभी आपका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सेम होगा। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी और cos स्क्वायर ओमेगा टी बराबर कब होंगे, जब sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी के बराबर हो, या फिर दोनों का जो ये एंगल है पाई बाय 4 हो। तो ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाय 4 होनी चाहिए, टाइम की वैल्यू आ गई पाई बाय 4 ओमेगा। टाइम पीरियड होता है आपका 2 पाई बाय ओमेगा, तो मैंने कहा यार 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, 2 पाई बाय 8 ओमेगा, और 2 पाई बाय ओमेगा आपका टी हो गया। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, 8। ठीक है, तो दैट विल बी आवर आंसर। अगला क्वेश्चन, इन अ गिवन फिगर अ बॉडी ऑफ mass m is held between two masses spring on a smooth inclined plane. The free end of the springs are attached to the firm support. Each spring has spring constant. The frequency of the oscillation is given by. इस प्रकार का क्वेश्चन आपको यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, ठीक है, अच्छा यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, ठीक है, आगे भी आएंगे। ठीक है, तो मैंने जो दो लिए हैं तो आप उनको एक बार ट्राई जरूर करना, मैं कंसेप्ट आपको बता रहा हूं। दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। ये दोनों स्प्रिंग्स सीरीज में नहीं है, कई बच्चों को लगता है सीधे सीधे हैं तो सीरीज में। भाई सीरीज क्या होता है, रेजिस्टेंस को याद करना। रेजिस्टेंस में जब हमारे पास सीरीज में रजिस्टर लगे होते हैं, उनमें से कोई सा भी एक रजिस्टर अगर खराब हो गया, सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा। मींस अगर आप दो रेजिस्टेंस को सीरीज में कब कहते हैं, जब उनमें से कोई सा भी अगर एक खराब हो जाए तो करंट जीरो हो जाए, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन मींस ऑल्टरनेटिव रास्ता है, जब दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में, अगर ये खराब हो जाएगा तो करंट नीचे से चला जाएगा, नीचे वाला खराब हो जाएगा तो ऊपर से चला जाएगा। मींस जब भी एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन होगा तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब कई बच्चे इसको ना सीरीज एंड पैरेलल को इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि फोर्स से देखते हैं, उस सब देखते हैं। आप देख सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन कई बार बच्चे उस एनालिसिस में ही खो जाते हैं। आप क्या करो, इसको ऑसिलेट करा दो। ये अगर ऑसिलेट हो रहा है, अगर मैं ये स्प्रिंग काट दूं तो वो वाला करवा देगा, और अगर मैं इसको काट दूं तो ये करा लेगा। मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे को पैरेलली सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है,
और अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो K इक्विवेलेंट आपका 2K हो जाएगा, K1 प्लस K2 तो नहीं, 2K हो जाएगा। टाइम पीरियड आपका क्या होता है 2 पाई अंडर रूट में m बाय K इक्विवेलेंट आप यहां पे कह सकते हैं। तो टाइम पीरियड विल बी 2 पाई अंडर रूट में m बाय 2K आपका हो जाएगा टाइम पीरियड। क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी पूछा है, ओके, तो फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम, तो 1 बाय 2 पाई अंडर रूट में 2K बाय m, जो भी आपकी बॉडी है ये आ जाएगा आपका 1 बाय 2 पाई 2K बाय m, ये आ जाएगा। याद रखना स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम टाइम पीरियड कुछ बच्चे एंगल वाला मैंने ऑप्शन अभी देखा तो ये भी क्लास में बताया जाता है, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिएंटेशन, इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिएंटेशन। भाई ओरिएंटेशन से कोई लेना देना नहीं सर, ओरिएंटेशन कहने का मतलब आप इसको हॉरिजॉन्टल ऑसिलेट कराओ, वर्टिकल ऑसिलेट कराओ, एंगल पर ऑसिलेट कराओ, कुछ नहीं होगा। इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन विल बी डिपेंडेंट ऑन ओरिएंटेशन। अगर आप हॉरिजॉन्टल जैसे समझो ये वाला जो एक K स्प्रिंग है और एक M मास है, ये अपने नेचुरल लेंथ पर ही ऑसिलेट करेगा, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट में m बाय K। अगर मैं इसको वर्टिकल कर दूंगा तो इसकी जो मीन पोजीशन होगी वो नेचुरल लेंथ नहीं होगी, वो कहीं और जाके रुकेगा, ये इसके अबाउट ऑसिलेट करेगा, टाइम पीरियड वही रहेगा। तो टाइम पीरियड ओरिएंटेशन से लेना देना नहीं है, एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड मास और स्प्रिंग इक्विवेलेंट पर डिपेंड करता है, दैट्स इट। ठीक है, आप किसी भी ओरिएंटेशन करें उसकी मीन पोजीशन नो डाउट ओरिएंटेशन से चेंज हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ फिगर ए मास 2m इज फिक्स्ड ऑन, ठीक है, मास 2m इज फिक्स्ड ऑन m विच इज अटैच्ड टू 2 स्प्रिंग्स और स्प्रिंग कांस्टेंट K, दोनों ही K है। इन द फिगर बी मास m is attached to 2 springs of spring constant K and 2K, इस टाइप से है। If mass m in A and in B are displaced slightly x and horizontally and then release, the time period of T1 and T2 corresponding is, T1 और T2 क्या होगा? तो भाई जरा ये देखो, पहली बात दोनों स्प्रिंग ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, तो K इक्विवेलेंट आपका कितना आएगा 2K, और ये भी पैरेलल है तो K इक्विवेलेंट इसका कितना आएगा 3K। ठीक है, यहां पर ये दोनों मास मिलके करेंगे ऑसिलेशन, तो 2 पाई अंडर रूट में मास की जगह हो जाएगा 3m बाय 2K, ये आ गया T1। और यहां के टाइम पीरियड की बात करोगे 2 पाई अंडर रूट में मास सिर्फ m है और K इक्विवेलेंट इज 3K, ये आ जाएगा। तो T1 बाय T2 का रेशियो आपसे पूछा गया है, तो T1 बाय T2 इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा अंडर रूट में 3/2 और यहां पर हो जाएगा अंडर रूट में 1/3। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 3/√2। ठीक है, ये आ जाएगा ए ऑप्शन आपका आंसर बेसिकली होगा। ठीक है, चला जाए आगे। तो अब ये वाला क्वेश्चन आपको जेईई में 2021 का ये खुद से ट्राई करना है, हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन कर दी गई है। ये वाला क्वेश्चन भी वैसे ही है, सीरीज एंड पैरेलल का आपको देखना है, ये भी वही T1 एंड T2 का रेशियो आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, 2 पार्टिकल A and B of equal masses are suspended by 2 massless spring of spring constant K1 and K2 respectively. If the maximum velocities during the oscillations are equal, the ratio of the amplitude is। यार एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ध्यान समझना, एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है जिसका मास m है, स्प्रिंग इक्विवेलेंट K है, तो ये जब अपनी मीन पोजीशन से क्रॉस करेगा तो दैट विल बी A1 ओमेगा 1, है ना, इसका रहेगा। ठीक है, और एक और आपका स्प्रिंग ब्लॉक मास सेम है ना, 2 पार्टिकल इक्वल मास और स्प्रिंग इक्विवेलेंट K2 है, तो ये अपनी जब मीन पोजीशन से क्रॉस करेगा तो ये होगा A2 ओमेगा 2, इसका एम्पलीट्यूड हमारे पास अलग है। इफ द मैक्सिमम वेलोसिटी ड्यूरिंग द ऑसिलेशन आर इक्वल, द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड इज, तो ये क्वेश्चन में कह रहा है A1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू A2 ओमेगा 2। ठीक है, तो हमें रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ A, तो A1 बाय A2 आपको बेसिकली निकालना है, दैट इज ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1, तो ये हो जाएगा T1 बाय T2। तो T1 इसका टाइम पीरियड जरा देखना, मास सेम है, टाइम पीरियड आपका आएगा T1 इज 2 पाई अंडर रूट में m बाय K1, इसका टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अंडर रूट में m बाय K2। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मासेस, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये है, तो अंडर रूट में K2 बाय K1 आपका आंसर होगा। ठीक है, तो अंडर रूट में K2 बाय K1, ए ऑप्शन दैट विल बी योर आंसर। चला जाए आगे। ये अब क्वेश्चन आपका
होमवर्क है, ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है, बस बेसिक्स स्ट्रांग रखो यार। अगला क्वेश्चन हमारे पास थर्ड कैटेगरी जो मैंने आपको बताया था कि जहां पर मिक्स्ड प्रॉब्लम्स आते हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। अब वुडन क्यूब डेंसिटी ऑफ वुडन क्यूब है, डेंसिटी ऑफ वुड इज डी, of side L floats in a liquid of density rho with its upper and lower surface horizontal. If the cube is slightly pushed down and released, it performs SHM T टाइम पीरियड निकालना। ये क्लास का क्वेश्चन होता है, पता है, ये पुराना क्वेश्चन भी है और ये इन क्लास क्वेश्चन होता है, फ्लूइड्स को यूज करते हैं, इन क्लास क्वेश्चन जनरली बच्चों को मिल जाएगा, ठीक है। तो जल्दी इसे एक बार देखते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक बॉडी है, ऑब्वियस सी बात है ये पानी में कुछ इस प्रकार से हमारे पास तैर रही होगी। आपको भी पता है कि एचएचएम के लिए एक रीस्टोरिंग फोर्स, एचएचएम की अगर मैं बात करूं तो रीस्टोरिंग फोर्स आपका होना चाहिए एंड दैट शुड बी इक्वल टू हमारे पास माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स के प्रोपोर्शनल। ये एचएचएम की कंडीशन है। रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? जो वापस इसको लेके जाए। देखो जब ये तैर रहा होगा तो वुड की डेंसिटी इन्होंने कितनी दे रखी है? डी, और लिक्विड की रो, है ना, डी एंड रो। अब जरा देखना, ये अभी तैर रहा है तो वेट और बुएंट फोर्स बराबर होंगे। मान लो मैंने इसको एक्स लेंथ और नीचे खिसका दिया, मैं वेट और बुएंट को नहीं ले रहा, मैं सीधे रिस्टोरिंग की बात कर रहा हूं। अभी इसका mg और इनिशियल बुएंट फोर्स बराबर होगा, इनिशियल बुएंट फोर्स बराबर होगा। जैसे आप नीचे इसको खिसकाओगे वजन थोड़ा ना चेंज करेगा, बुएंट फोर्स बढ़ जाएगा, है ना। तो जो वॉल्यूम, देखो बुएंट फोर्स का वैल्यू क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज्ड, ठीक है, सबमर्ज्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। जो आप एडिशनल बुएंट फोर्स की बात करें, एडिशनल जो बुएंट फोर्स बनेगा, एडिशनल बुएंट फोर्स विल बी अवर रीस्टोरिंग फोर्स। तो एडिशनल बुएंट फोर्स वॉल्यूम ऑफ द बॉडी समझ, तो बेस आपका एल स्क्वायर का है और आपने x अंदर डाल दिया है, एल स्क्वायर इंटू एक्स वॉल्यूम, जो एडिशनल वॉल्यूम अंदर गया, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू जी, ये आपका बुएंट फोर्स है। तो ये यही आपका रिस्टोरिंग फोर्स बनेगा। देखो जरा, ये एल स्क्वायर रो जी एक्स, ये x के प्रोपोर्शनल आ गया है, और अगर ये x के प्रोपोर्शनल है तो आप क्या रखेंगे? m ओमेगा स्क्वायर x के बराबर रखेंगे। यही एक तरीका है, x और x आपका गया, m ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट में एल स्क्वायर, ओए अंडर रूट में कहां से आ गया? m ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर रो इंटू जी। अब मास दे नहीं रखा था तो मैं इसको डेंसिटी बॉडी की d और इसका वॉल्यूम है एल क्यूब ओमेगा स्क्वायर लिख लेता हूं, ठीक है। तो हमारे पास ये एल स्क्वायर इस प्रकार से कट जाएगा, ओमेगा विल बी अंडर रूट में रो जी डिवाइड बाय डी एल, और यही आपका होगा 2 पाई बाय टी। तो टाइम पीरियड आपका आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट में डी एल बाय रो जी, ठीक है, डी एल बाय रो जी, ठीक है, डी एल बाय रो जी। फ्रीक्वेंसी तो नहीं पूछे ना? नहीं, ठीक है, डी एल बाय रो जी, ये एल ही होगा बेटा, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका आंसर बेसिकली रहेगा, ठीक है। चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, जरा देखो पानी वाला क्वेश्चन। अ सिलेंड्रिकल प्लास्टिक बॉटल ऑफ नेग्लिजिबल मास इज फिल्ड विद इतना वाटर एंड लेफ्ट फ्लोटिंग इन द पॉन्ड, स्टिल वाटर इफ इट इज प्रेस्ड डाउन स्लाइडली एंड रिलीज। वही क्वेश्चन है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास 4 kg, मास आपका क्या है? 4 kg, ठीक है, इन मोशन अलोंग द एक्स एक्सिस। अब जरा देखो पोटेंशियल एनर्जी आपको दे दी है 4 माइनस, अच्छा 4 इंटू 1 माइनस कॉस 4x, क्या आ गया? द टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल फॉर सिंपल ऑसिलेशन साइन थीटा इज, उन्होंने कहा है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगाना है, ठीक है, इज इतना, द वैल्यू ऑफ k इज। भाई देखो यार, कोई भी एसएचएम होगा तो रिस्टोरिंग फोर्स की बात करनी है, ठीक है। तो जरा यहां पर ध्यान से देखा जाए, अगर मैं रिस्टोरिंग फोर्स निकालना चाहूं तो du बाई डी एक्स मैं यहां पर कर सकता हूं, ठीक है। तो जैसे अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका है 4 माइनस 4 कॉस 4x, यही है। तो अगर आप d बाई डी एक्स अगर आप देखें तो 4 माइनस 4 कॉस 4x आपका आया, तो ये 0 हो गया, माइनस 4 कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 4x, और चेन रूल से 4 और आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 16 साइन 4x, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि
हमारे पास स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन है, तो रीस्टोरिंग फोर्स की अगर आप बात करें तो देखो भाई, साइन थीटा को जब स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन होता है तो थीटा लिख सकते हैं, तो रीस्टोरिंग फोर्स आपका आ जाएगा 16 साइन 4x, को मैं 4x लिख लेता हूं, तो 64x आपका रीस्टोरिंग फोर्स आ गया। इसी को m ओमेगा स्क्वायर x रखना है, तो x और x आपका कैंसल आउट होना है। ओमेगा इज अंडर रूट में 64 डिवाइड बाय m, तो अंडर रूट में 64 डिवाइड बाय मास कितना था 4, तो अंडर रूट में 16, और यही है आपका 2 पाई बाय टी, तो ये हो गया 4 इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी। ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, तो k की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 2, तो ये वाला नया है। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान रख के करना है। ठीक है, घबराने वाली बात यहां पर बिल्कुल नहीं है, तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा नया एडिशन है, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन से वो करना। ठीक है, तो आप इसको भी कर सकते हैं। चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन है अ पेंडुलम ऑफ, एक मिनट रुक जाओ भाई, ये धागा कहां जा रहा है। हाँ, अ पेंडुलम मेड ऑफ यूनिफॉर्म वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए हैज टाइम पीरियड t. When an additional mass m is added to its bob, the time period changes to tm. If the Young modulus of the material is इतना, then 1 by y is equal to 1 by y, 1 by Young modulus हमारे पास क्या होगा। ये भी पुराना क्वेश्चन है, लेकिन जरा आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको रिकॉल क्या क्या करना है। मैं ये चाहता हूँ ये क्वेश्चन आप खुद से करें। पहली चीज, आपका जो टाइम पीरियड है, लेंथ को वेरी करने के आपके जो 2-3 तरीके हैं। देखो, ग्रेविटी को वेरी करने के लिए पानी में डाल दिया, लिफ्ट में डाल दिया, फिर स्पेस में ले गए, नए प्लेनेट पर ले गए, हाइट की वजह से ग्रेविटी चेंज होती है, डेप्थ में चेंज होती है, तो ये सारे वेरिएशंस आपको पता है। एक सिंपल पेंडुलम की बात करें तो जो टाइम पीरियड होता है ओरिजिनल, दैट इज 2 पाई अंडर रूट में l बाई जी होता है ना। इसमें लेंथ का वेरिएशन का अगर मैं बात करूं तो टेम्परेचर चेंज, इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। कंसेप्ट बता रहा हूं, ये यंग मॉडुलस सर अचानक से कहां से आ गया। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर चेंज की बात करेंगे बेटा, तो टेम्परेचर चेंज होने पर ऑब्वियस सी बात है लेंथ हमारे पास इंक्रीज कर जाएगा। मान लो टेम्परेचर को मैं के इनिशियल कह रहा हूं, के क्यों कह रहा हूं, टाइम से कंफ्यूज ना करो, तो लेंथ हमारे पास एल फाइनल हो जाएगा के फाइनल। तो टेम्परेचर चेंज जैसे ही आपका होगा डेल्टा के का, तो लेंथ में चेंज आएगा, दैट विल बी एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा के। तो यहां पर नया टाइम पीरियड आपका आ जाएगा ना बेटा, दैट विल बी 2 पाई, नया लेंथ विल बी एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा के डिवाइडेड बाय जी, ये आएगा। और 2 पाई एंड रूट बाय एल बाय जी को टी ओल्ड लिख सकता हूं, और इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा के की पावर हाफ लिख सकता हूं। दिस इज न्यू। अब जरा ध्यान से देखना, अल्फा की वैल्यू अगर आपने देखी हो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन में, अल्फा की वैल्यू बहुत कम होती है, 10⁻⁻², 10⁻³ के ऑर्डर की होती है। तो ये 1 के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो हम बाइनोमियल लगा सकते हैं, टी न्यू इज इक्वल टू टी ओल्ड इंटू 1 प्लस अल्फा बाई 2 डेल्टा के। और पहला तो ये आपको दे देंगे टेम्परेचर चेंज की वजह से, तो नया टाइम पीरियड क्या होगा ये निकाल सकते हैं। यहीं पर अगर आप फ्रैक्शनल चेंज की बात करें, डेल्टा टी बाई टी, ठीक है, इज इक्वल टू अल्फा बाई 2 डेल्टा के। दिस इज टाइम लॉस्ट स्लैश गेन्ड पर सेकेंड, पर ऑसिलेशन कह देता हूं। जब आप एक सिंपल पेंडुलम को हीट करोगे या कूल करोगे तो लेंथ चेंज होगा, लेंथ चेंज होगा तो टाइम पीरियड चेंज होगा। तो जरा समझना, मान लो आप हीट एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे था, अब आप उसको गर्म कर रहे हो, तो लेंथ बढ़ गया, टाइम पीरियड बढ़ गया। कुछ बच्चों को लगता है जब लेंथ बढ़ता है, मैं पहले लिख देता हूं, लेंथ अगर आपका इंक्रीज कर रहा है तो टाइम पीरियड आपका इंक्रीज करेगा, तो इसको कहते हैं स्लो हो जाना। ठीक है, और स्लो हो जाना मीन्स टाइम लॉस्ट होएगा। सर ऐसा कैसे, टाइम तो बढ़ रहा है। अरे भाई, आप अपने एग्जाम जो 3 घंटे का एग्जाम है उसको आप 3.5 घंटे में करोगे, तो आप तो स्लो हुए ना, आपने तो समय गवा दिया ना, समझे। अगर आपका लेंथ कम हो रहा है, मान लो टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, जब टेम्परेचर कम होगा, ये आपको स्टेटमेंट में भी मिल सकते हैं इसलिए मैं बता रहा हूं,
क्योंकि कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, कई बच्चे गलत ना सोच ले। टेम्परेचर कम होगा, लेंथ कम होगा, लेंथ कम होगा तो टाइम पीरियड आपका कम होगा, और टाइम पीरियड कम हुआ तो ये फास्ट हो जाएगा। है सर? अरे भाई 3 घंटे का पेपर तुम 2 घंटे में कराओ, तुम तो तेज थे और आपने अपना 1 घंटा बचा लिया रिवीजन के लिए, तो इसको कहते हैं टाइम गेन्ड। क्लियर? तो ये टर्मिनोलॉजीज हमारे पास। परसेंटेज चेंज इन टाइम की अगर मैं बात करूं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 अल्फा डेल्टा के, आपको ये चीजें याद होनी चाहिए टेम्परेचर चेंज की वजह से। इसका दूसरा है, अगर आप देखें तो मटेरियल का, जैसे मान लो ये लेंथ है L, एरिया है A और ये है Y, और एक आपका ब्लॉक इस टाइप से, ठीक है। 1 मिनट रुक जाना बेटा, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट, कोई घर पे आया है क्या? एक मिनट, कोई नहीं बेटा, अब अप्रूव भी नहीं कर सकते ना, चलो कोई नहीं। भाई देखो हमारे पास यंग मॉडल, इसको आप स्प्रिंग बना के, आपको ये भी याद होना चाहिए कि ये आपके लिए वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मैं बात करूं, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में आपका एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का भी काम कर सकता है, ठीक है। K = YA/L होता है, तो टाइम पीरियड आप निकाल सकते हैं 2π m/YA/L। एक तो ये हो गया, और जरा देखना, अगर इसका खुद का अगर आप वजन की बात कर रहे हैं, मैं इसको वर्टिकल डायरेक्शन में ऑसिलेट नहीं होने दे रहा, लेकिन मैं इसको इस टाइप से ऑसिलेशन की बात कर रहा हूं, तो नेचुरल लेंथ से थोड़ा सा बढ़ जाएगा। यंग मॉडुलस होता है हमारे पास फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा L/L, ये होता है। तो इसका जो वजन है, यंग मॉडुलस की बात करें, mg डिवाइडेड बाय a, कुछ इलोंगेशन हुआ डिवाइड बाय l, ये इसका ओरिजिनल लेंथ। अगर आप देखें तो चेंज इन लेंथ हमारे पास आ जाएगा, दैट इज mgl डिवाइड बाय ya। और अगर मैं इस टाइप से ऑसिलेशन की बात करूं तो नया टाइम पीरियड विल बी 2π√L प्लस डेल्टा L/g होगा। और अगर आप इसी में बात करें 2π√L प्लस डेल्टा L इज mgL/ay/g, ये होगा। अगर आप L कॉमन ले लेंगे 2π√L/g इस प्रकार से आ जाएगा 1, और अंडर रूट में 1 प्लस mg/ay बनेगा। अब देखना, यंग मॉडुलस होता है इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻10 11, तो आप फिर से बाइनोमियल लगा सकते हैं। ये मैं कंसेप्ट आपको बता रहा हूं, टी न्यू इज इक्वल टू टी नॉट इंटू 1 प्लस mg/ay 2ay, ये आ जाएगा। अब यहीं से आपको आगे बढ़ना है। आज स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में अगर आप इसको वर्टिकल ऑसिलेशन कर रहे हैं वर्टिकली, तो आप इसको स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम एक स्प्रिंग इक्विवेलेंट बना सकते हैं एक रॉड का, K = YA/L, तो आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप एंगुलर ऑसिलेशंस क्रिएट करने की बात कर रहे हैं तो सिंपल पेंडुलम में क्या वेरिएशन होगा ये आप कर सकते हैं। चला जाए आगे, ठीक है। इसके बाद कोई और, हाँ ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन 2009 में भी आया हुआ है और ये एडवांस में आया हुआ है, 9 या 10 में एडवांस का ये क्वेश्चन है, ठीक है। 2 लाइट आइडेंटिकल स्प्रिंग्स और स्प्रिंग कांस्टेंट K are attached horizontally at the 2 ends of the uniform rod AB of length L and mass M. The rod is pivoted at its center O' and can rotate freely in the horizontal plane. The other end of the 2 springs are fixed, ठीक है। The rod is gently pushed, मतलब ये आपने क्या कर रखा है, ये आपके फिक्स्ड सरफेस है, ठीक है, ये आपके फिक्स सरफेस है। एक रॉड आपकी यहां थी, एक स्प्रिंग इधर दीवार से लगा दी, एक स्प्रिंग आपने इधर से दीवार से लगा दी। अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये कुछ ऐसे सिनेरियो में जब जाएगा तो स्प्रिंग तो खिंच जाएगी ना भाई, और स्प्रिंग खिंच जाएगी तो फोर्स लगाएगी तो ये वापस आएगा। तो ये क्या होगा, जैसे आप इसको छोड़ोगे तो ये भागते इधर आएगा, ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो अब हमें इसका फ्रीक्वेंसी बताना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिजल्टिंग ऑसिलेशन इज। आइए अब बहुत आराम से करना है। इसमें सर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें दिमाग लगेगा पहली बात, ठीक है। जब भी आपके स्टैंडर्ड चीजों से हट के क्वेश्चन आएंगे तो आपको बेसिक से
बेसिक से ही सोचना है। मान लीजिए आपकी स्प्रिंग यहां पर आप K1 K2 लेके भी चल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में आई थिंक K ही दे रखा है, ठीक है। हाँ 2K कर रखा है ना, हाँ ठीक है, तो एक ही वो होगा हमारे पास। आप K1 K2 से भी निकालिएगा, 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, राइट। ये इसका पिवटेड एट द सेंटर है। अगर मैं इसको इस वाली पोजीशन में लेके जाता हूं, ठीक है, मैं अगर इसको इस वाली पोजीशन में लेके जाता हूं कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये स्मॉल एंगल थीटा है, मैंने यहां से स्मॉल एंगल थीटा रोटेट कर दिया, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है ये स्प्रिंग तो खिंच जाएगा। ये दिखाने के लिए मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूं, लेकिन हम लोगों ने स्मॉल एंगल थीटा करा है। तो ये वाला लेंथ देखो, ये वाला तो L/2 है, तो ये कितना खिंच जाएगा, L/2 थीटा। तो स्प्रिंग फोर्स आपका इधर जो लगेगा, K स्प्रिंग फोर्स विल बी K इंटू इलोंगेशन, तो दैट विल बी इक्वल टू K L/2 इंटू थीटा। एंड द सेम थिंग विल बी हैपनिंग हियर एज वेल। यहां पे जो स्प्रिंग फोर्स आएगा K इंटू L/2 इंटू थीटा। सर ये L/2 इंटू थीटा कैसे आया? अरे भाई आर्क लेंथ वाला फॉर्मूला, रेडियस इंटू थीटा, वो लगा दिया हम लोगों ने। अब जरा देखना इस पॉइंट के अबाउट ये दोनों फोर्स एक टॉर्क देंगे, तो रीस्टोरिंग टॉर्क की अगर मैं बात करूं तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में घुमाने की बात करेंगे, तो नेट रीस्टोरिंग टॉर्क की अगर आप बात करें तो फोर्स है आपका Fs इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज L/2, और ये भी वही है, कपल की आप बात कर सकते हैं, ट्वाइस कर लिया। ट्वाइस क्यों? ये भी घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये भी, दोनों सेम सेंस में घुमा रहे हैं, तो टॉर्क दोनों का ऐड कर लिया। तो नेट रीस्टोरिंग टॉर्क की अगर आप बात करें, 2 कट गया, Fs की बात करें KL थीटा बाय 2 इंटू L KL स्क्वायर बाय 2 इंटू थीटा। आ गया। जैसे नॉर्मल एसएचएम में फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है, तो एसएचएम होता है। रोटेशनल में टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा अगर है, तो ये आपका एसएचएम है, ठीक है। वहां पर आप फोर्स को एम ओमेगा स्क्वायर रखते हैं, यहां पे आई ओमेगा स्क्वायर थीटा आपको रखना है टॉर्क को। मास की जगह आई, ओमेगा वैसे ही है, एक्स की जगह थीटा, तो ये आई ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू के एल स्क्वायर थीटा बाय 2। जैसे ही आपका ये थीटा और थीटा कैंसिल आउट हुआ, तो ओमेगा आपका आ जाएगा के एल स्क्वायर बाय 2i का रूट, और यही होगा आपका 2 पाई बाय टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट में 2i बाय के एल स्क्वायर। अब बात आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि क्वेश्चन में मास के टर्म में है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रखना है। रॉड का मास m है, l लेंथ l है, रॉड सेंटर के अबाउट घूम रही है, तो I क्या रखोगे, 1/12 ml स्क्वायर, यही तो रखोगे। तो अगर मैं यहां पर बात करूं, ठीक है, तो जो आपका टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अंडर रूट में 2 इंटू 1/12 ऑफ ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय के एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर कट जाएगा 1/6, तो ये आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट में m/6k, दैट इज टाइम। और फ्रीक्वेंसी की बात करें 1/2 पाई अंडर रूट में 6k बाय m, ठीक है, अंडर रूट में 6k बाय m। तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन, डी ऑप्शन, दैट विल बी योर आंसर। तो इसमें आपको बिल्कुल अलग तरीके से भी सोचना पड़ सकता है। चला जाए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, अज्यूम दैट अ टनल इज डग अलोंग द कॉर्ड ऑफ अर्थ एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस r/2। H.C. वर्मा का क्वेश्चन है ये, ग्रेविटेशन में, ठीक है। H.C. वर्मा का बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। अब मैं आपको बता रहा हूं इसका कंसेप्ट, सॉल्व आपको करना है। इन्होंने क्या करा, एक अर्थ के टनल के एक टनल बना दिया कॉर्ड के अलोंग एट अ डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर। द वॉल ऑफ द टनल इज फ्रिक्शनलेस, इज द पार्टिकल इज रिलीज इन दिस टनल, एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, टाइम पीरियड बताना है, ठीक है। कंसेप्ट रिकॉल करो, जिन्होंने पढ़ा है अच्छी बात, नहीं तो मैं आपको हिंट बता रहा हूं, सॉल्व करेंगे आप सभी लोग। जरा यहां पर ध्यान से देखना, अगर मान लीजिए आप एक अर्थ के डायामीटर, मैं पहले डायामीटर की बात बता रहा हूं, क्वेश्चन ऐसे चेंज हो सकता है। डायामीटर के अलोंग आपने एक टनल बना लिया, ठीक है, और आपने इससे किसी x डिस्टेंस दूर एक पार्टिकल को रख दिया। तो आपको भी पता है
ग्रेविटेशन में इस पे एक फोर्स लगेगा एंड दैट फोर्स विल बी gmmx/r³ होगा, हाँ या ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला फॉर्मूला है ना? ये आपको x के प्रोपोर्शनल दिख रहा है, और अगर x के प्रोपोर्शनल है तो SHM है, और अगर बेटा ये SHM है तो m⍵² x रखिए, gmmx/r³ आपका आ जाएगा। x से x गया, m से m गया, ω² की बात करेंगे अंडर रूट में gm/r³ आएगा, और ये आता है हमारे पास ओमेगा इज ये रूट ले लिया 2π/t की अगर आप बात करें तो टाइम पीरियड इज 2π अंडर रूट में r³/gm, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी gm/r², तो g इंटू r² आपका क्या हो जाएगा? gm। तो ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म में अगर आप रखेंगे तो r/g आ जाएगा। अब ये आप याद कर लो, क्यों? अगर अर्थ के ये टाइम पीरियड एक बहुत सुनहरा टाइम 84.6 मिनट्स का आता है, ये टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ टनल। अर्थ में आप कोई सा भी टनल बना लीजिए, टनल यहां हो, टनल यहां हो, टनल डायमीटर से पास कर रहा हो, ऐसे हो, सबका टाइम पीरियड सेम आता है, यही। ठीक है? अब जिसको कंसेप्ट पता है उसको ये फॉर्मूला याद करवाया गया होता है, और अगर याद करा है आपने क्लास में तो आप ये खड़ाक से क्वेश्चन मार देते हैं। ठीक है? टनल का अब इन्होंने कहा है सर हमें करना है, तो आप करके देखिए, बिल्कुल करके देखिए, ये आपका लर्निंग फेज है, करना भी चाहिए। r/2 पर आप यहां से किसी x डिस्टेंस पर जाएंगे तो फोर्स आपका ये लगेगा, और इतने वाले x के लिए अब आपका x ये हो जाएगा, जो अभी आप यहां पर x रख रहे थे वो यहां रखेंगे। इस फोर्स को रिजॉल्व करके रीस्टोरिंग फोर्स आपका किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में। आप देखेंगे वो डायरेक्टली ऐसे ही आएगा, फिर से वही आ जाएगा, तो आपका टाइम पीरियड यहां पर सेम आपको यहां पर मिलेगा। ठीक है? तो लास्ट है हमारे पास, इसके बाद आपके 2-3 क्वेश्चन होमवर्क हैं। ठीक है? ये आपका होमवर्क है डैम्ड ऑसिलेशन का, ये आपका होमवर्क है डैम्ड ऑसिलेशन का, ये आपका होमवर्क है डैम्ड ऑसिलेशन का। ठीक है? तो एक डैम्ड ऑसिलेशन का भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। The amplitude of damped oscillator decreases to 0.9 times its original magnitude in 5 seconds. In another 10 seconds, it will decrease to alpha times its original magnitude. Then alpha is equal to. अगर आपको damped oscillation का कंसेप्ट याद हो, damped oscillation में जो एम्पलीट्यूड होता है वो डिकेइंग होता है ना? एम्पलीट्यूड एट एनी टाइम, ठीक है, इज इक्वल टू a0 e⁻⁻bt/2m, यही होता था, टाइम के साथ हमारे पास घटता है। तो इन्होंने कहा है द एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प ऑसिलेटर डिक्रीजेस टू 0.9 टाइम्स द ओरिजिनल एम्पलीट्यूड हमारे पास इन 5 सेकंड। तो t इक्वल टू 5 सेकंड्स जैसे ही आपके हुए हैं तो ये एम्पलीट्यूड हो गया 0.9 टाइम्स ऑफ a0 इज इक्वल टू a0 e की पावर, देखो b और ये जो आपका डैम्पिंग कोफिशिएंट b क्या होता है याद रखना है, डैम्पिंग कोफिशिएंट, क्योंकि आगे क्वेश्चन में एक जगह डैम्पिंग कोफिशिएंट आपको दे रखा है। ठीक है? एंड m इज द मास ऑफ द बॉडी। इसका ग्राफ भी आपको शायद याद होगा कि आपका एम्पलीट्यूड ऐसे कम होता रहता है और ये एक्सपोनेंशियली डिके हमारे पास मारता है, यही था। तो इन्होंने हमें जो बोला है उसके हिसाब से मैं b/2m को, क्योंकि अभी कांस्टेंट है तो c ले लेता हूं, -5c, ये आ गया। ठीक है? अब बोला इन अनदर 10 सेकेंड इट डिक्रीजेस टू अल्फा टाइम्स इट्स ओरिजिनल मैग्नीट्यूड। तो इन t इक्वल टू 15 सेकेंड की अगर मैं बात करूं, अगले 10 सेकेंड में ये अल्फा टाइम्स हो चुका है, अल्फा a0 इज इक्वल टू a0 e⁻⁻15c, ये आ गया। ठीक है? दोनों का रेशियो ले सकते हैं। ठीक है? हमारे पास इन्होंने क्या पूछा है, देन अल्फा इज इक्वल टू, तो दो रिलेशन आ रहे हैं, 0.9 a0 इज इक्वल टू, या 0.9 इज इक्वल टू e⁻⁻5c, ये आया, और अल्फा इज इक्वल टू e⁻⁻15c, ये आया। अगर हम लोग यहां पर बात करें इसका क्यूब कर लें, 0.9 का क्यूब, तो ये आपका कितना हो जाएगा, e⁻⁻15c हो जाएगा, है ना? कई बच्चे ये ना करने लगे,
ई की पावर -5c इंटू ई की पावर -5c इंटू ई की पावर -5c, यही करते हैं आप। जब बेस सेम होता तो पावर ऐड होती ई की पावर -15c, 0.9 का क्यूब। तो अगर आप इसको कंपेयर करें तो अल्फा की वैल्यू 0.9 का आपका क्यूब आंसर हो जाएगा, खत्म। तो आप यहां पर आंसर अपना मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। चला जाए अगले क्वेश्चन पर। एम्पलीट्यूड ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम विच इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन डिक्रीजेस विद टाइम, मतलब डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में बोला है। इफ मास इज 500 ग्राम्स एंड डीके कांस्टेंट बी की बात है, हमारे पास डैम्पिंग कॉफिशिएंट भी कहते हैं, डीके कांस्टेंट भी कहते हैं, 20 ग्राम पर सेकेंड, ठीक है, हमारे पास 20 ग्राम पर सेकेंड। देन हाउ मच टाइम इट रिक्वायर्ड फॉर एम्पलीट्यूड टू ड्रॉप टू इट्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, कितने टाइम में एम्पलीट्यूड आधा हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड एट एनी टाइम इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर -bt/2m होता है बेटा। तो ये कह रहे हैं एट टी इक्वल टू कैपिटल टी एम्पलीट्यूड हो जाए a0/2, तो मैंने कहा ओके। तो ये हो जाएगा आपका a0/2 इज इक्वल टू a0 ई की पावर -bt/b कैपिटल T/2m हो जाएगा। a0 गया, 2 की पावर -1 इज इक्वल टू ई की पावर -bt/2m, नेचुरल लॉग ले लोगे, ln2 इज इक्वल टू bt/2m। तो t की बात करें तो हमारे पास आएगा 2m ln2 डिवाइडेड बाय b। तो 2 इंटू मास आपका 500 है, 0.69 0.6 ले लीजिए, ठीक है। और b की बात करें तो 20। सर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ग्राम ग्राम में है हमारे पास, इसको आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। तो आपका डैम्प्ड ऑसिलेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस है, ये आपको एक बार ट्राई करने हैं, हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, तो यही सारी चीजें आपको ट्राई करनी है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है एंड दैट्स इट, ठीक है। एक अच्छे खासे टाइम में हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, काफी सारे मैंने आपको होमवर्क दिए हैं, प्लीज आप उसको ट्राई करते रहिएगा बेटा, आपको इंप्रूवमेंट फॉर श्योर दिखेगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।